हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन में हम क्लास 11th के मैथ्स को और आगे बढ़ाएंगे और आपके जो क्लास 11th के मैथ्स है उसका जो चैप्टर नंबर 2 है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें आज हम लेके आए हैं फंक्शन टॉपिक के एग्जाम्पल्स को। आई होप कि आपने मेरे फंक्शन का वीडियो देखा होगा। इनफैक्ट जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है इसमें काफी सारे वीडियोस मैं इस वीडियो से पहले बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको क्लास 11th के मैथ्स के प्लेलिस्ट के लिंक मिलेगी, उस पर प्लीज क्लिक करिए और आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। तो जाके जो भी वीडियोस आपने नहीं देखी है आपको सीक्वेंशियली ऑर्डर में मिल जाएंगी, उनको प्लीज देखिएगा और फिर आप इस वीडियो पे तो कंटिन्यू कर ही सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन का मैं आपको टारगेट बता देता हूं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो फंक्शन टॉपिक है इससे रिलेटेड एग्जांपल। याद है इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको फंक्शन चैप्टर की थ्योरी बताई थी, मैंने आपको समझाया था कि फंक्शन होता क्या है। तो यहां पे इस वीडियो के अंदर जो भी पॉसिबल वैरायटी के एग्जांपल आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं वो सारे पॉसिबल वैरायटी के एग्जांपल मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। मैं इस वीडियो में हर वो टाइप का एग्जांपल डिस्कस करूंगा जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका फंक्शन चैप्टर का फंक्शन जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बस मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म के बारे में आप जान लीजिए। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं इसके वेबसाइट पे जो कि है www.magnetbrains.com। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करें और देखते हैं कि सर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 10 है ये मैंने डायरेक्टली पिक किया है आपके एनसीईआरटी बुक से, क्योंकि एनसीईआरटी के भी एग्जांपल सॉल्व करना जरूरी है। अब ये मत सोच लेना कि सर यहां पे एग्जांपल एनसीईआरटी के निपटा के आगे बढ़ जाएंगे। हां, मैंने स्टार्टर के तौर पे एग्जांपल लिए हैं एनसीईआरटी के, पर अभी जो मेन कोर्स आएगा मतलब लेवल जब मैं बढ़ाऊंगा तब जो है आपके अलग अलग बुक से मैंने एग्जांपल लिए हैं, आपके रेनाउंड ऑथर्स की बुक से। फिलहाल क्वेश्चन कहता है let n be the set of natural numbers and the relation r be defined on n such that r is equals to x comma y such that y is equals to 2x x comma y belongs to natural number. What is the domain, codomain and range of relation r? Is this relation a function? तो यहां पे सबसे पहली लाइन से आप समझ सकते हैं कि n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। और उसने बोला है कि रिलेशन r को हमने डिफाइन किया है नेचुरल नंबर पे। अब ये स्टेटमेंट आप समझ गए ना। अगर किसी रिलेशन r को हम डिफाइन करते हैं नेचुरल नंबर पे, तो मैंने आपको समझाया था रिलेशन ऑन अ सेट, जैसे कि मैं बोलता हूं रिलेशन इज डिफाइंड ऑन अ सेट, इसका मतलब होता है इसी सेट से इसी सेट में रिलेशन है। यहां पे कहता है वो रिलेशन इज डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर, तो कहने का मतलब ये है कि मेरा जो रिलेशन है वो कहां से कहां डिफाइंड है, वो डिफाइंड है नेचुरल नंबर से लेकर कहां तक, नेचुरल नंबर में। ये पहला स्टेटमेंट हमको इतनी बातें बताता है। आगे रिलेशन डिफाइंड है x, y सच दैट y इज इक्वल टू 2x x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां पे रिलेशन का एलिमेंट आप देख सकते हो, एलिमेंट है x, y, ये बिलोंग करता है आपके रिलेशन को। और यहां पे आपका जो y है वो कितने के बराबर है, वो आपके 2x के बराबर है। x और y पे कंडीशन डली है, आपका x भी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को और आपका y भी बिलोंग करता है किसको, नेचुरल नंबर को। ये सारी कंडीशंस आपके सामने है। अब आगे तो उन्होंने बोला है कि हमें डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सारी बातें आप निकाल के दिखाइए। तो चलो आ जाते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो पहली बात तो ये आती है भैया x के अंदर क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हैं, वही डोमेन होता है। याद है ना डोमेन क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसके फर्स्ट एलिमेंट में आप कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, भैया हम तो सारे के सारे नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं डोमेन की डायरेक्ट बात करूं तो आप बोल देंगे कि आपका जो डोमेन हो जाएगा वो x की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। x की पॉसिबल वैल्यूज हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर, यानी कि यहां पे डोमेन हो जाएगा आपके पास क्या, नेचुरल नंबर। क्लियर है ये चीज, बहुत बढ़िया। अच्छा नेचुरल नंबर का मतलब क्या है समझते हो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे चलते चलते इंफिनिटी तक, कभी खत्म नहीं होने वाला डोमेन। दूसरी चीज उसने हमसे बोला है कि आप तो हमें इस रिलेशन का कोडोमेन भी बताइए। क्या बताइए आप हमें इस रिलेशन का, कोडोमेन बताइए। भैया
कोडोमेन का मतलब होता है पीछे वाला सेट। कौन सा वाला सेट? पीछे वाला सेट। पीछे वाला सेट कौन है? नेचुरल नंबर है। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर, यानी कि वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। ये हो जाएगा आपके पास कौन? ये हो जाएगा आपके पास कोडोमेन। बहुत बढ़िया। अब बात आती है कि ठीक है सर, डोमेन और कोडोमेन की बात तो अपन ने कर ली, अब तो आप हमें ये बताइए कि रेंज क्या होगा। रेंज कौन होता है? सर रेंज जो होता है वो होता है वाई। वाई का कलेक्शन कहलाता है क्या? वो कहलाता है रेंज। अब वाई की वैल्यूज निकालोगे कैसे? अरे बड़ा आसान है सर, यहां पे हमें दिया गया है कि हमारा वाई जो है वो हमारे पास 2x है। वाई क्या है? 2x है। ऐसा करते हैं ना, y की कुछ वैल्यूज अपन निकाल के देखते हैं। कैसे निकालेंगे? तो x की वैल्यूज में वैल्यूज रखते हैं x की, उस वाले सेट में से y निकल जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके। जैसे कि मान लो हमने x रख दिया 1, इधर अपन x बना रहा हूं, इधर मैं y बना रहा हूं। ध्यान से देखना, एक टेबल बना रहा हूं। तो x मैंने मान लो रख दिया 1, y कितना मिलेगा? 2 टाइम्स ऑफ 1 2 मिलेगा। x मैंने रख दिया 2, y कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। x रख दिया मैंने 3, y कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। x रख दिया मैंने 4, y कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। और इस सिलसिले को अगर मैं कंटिन्यू करता जाऊं तो मैं यहां पे देख सकता हूं कि मेरे y की वैल्यूज का क्या आ रही है भैया? y की जो वैल्यूज आ रही हैं सेट के अंदर वो है 2, वो है 4, वो है 6, वो है 8। इस तरीके से मेरे y की वैल्यूज आ रही है, यानी कि मेरा रेंज तो यही है। लेकिन ये सेट तो कभी खत्म नहीं होगा, यानी इसके एलिमेंट्स का कुछ पैटर्न है क्या? अरे हां सर, दिख रहा है ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, यही तो पैटर्न है। यानी कि यहां पे जो आपने y की वैल्यूज लिखी, ये जो कौन से नंबर हैं, ये सारे के सारे इवन पॉजिटिव नंबर है। कौन से नंबर है बच्चों? ये सारे के सारे नंबर हैं आपके इवन पॉजिटिव नंबर। आप बात समझ पाए? 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये कौन कहलाते हैं? इवन पॉजिटिव नंबर कहलाते हैं। यानी कि अगर आप यहां पे बात करेंगे रेंज की, क्या बात करेंगे आप? अगर आप यहां पे बात करेंगे रेंज की, तो आप बोल देंगे रेंज जो है हमारा वो है इवन पॉजिटिव नंबर। बात खत्म, ये अपना रेंज निकल आया। तो इस तरीके से रिलेशन का डोमेन, रेंज, कोडोमेन सब आ गया। एक और बात, यहां पे वो रिलेशन देख सकते हो ना कि आपका जो रेंज आता है वो कोडोमेन का क्या आता है? हमेशा सबसेट आता है। इस बात को सर आप हर क्वेश्चन में बोलते हो, बहुत जरूरी है, इसीलिए बोलता हूं क्योंकि ये बात ना अपन 12वीं तक जाते जाते भूल जाते हैं, और 12वीं में जब कोडोमेन और रेंज आता है ना, तो वहां पे इस कॉन्सेप्ट पे एक कॉन्सेप्ट है और फिर हम ये बातें भूल जाते हैं, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहां पे देख सकते हो कि रेंज जो है सिर्फ इवन वाले नंबर है, पॉजिटिव वाले, यानी 2, 4, 6, 8, 10, जबकि आपका कोडोमेन जो है नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3, 4, 6 सब लेके बैठा है। यानी कि देख के ही पता चलता है कि हमारा जो रेंज है वो सबसेट है किसका? कोडोमेन का। तो अब मैं उसको यहां पे लिख नहीं रहा हूं, आई होप आपको क्लियर है। अभी लास्ट चीज में उसने ये बोल दिया, लास्ट लाइन में ये ऐड कर दिया, इज दिस रिलेशन अ फंक्शन? अरे ये जो तुमने रिलेशन निकाला है, क्या ये फंक्शन है? तो फंक्शन के लिए सर आपने हमें कुछ कंडीशन बताई थी। हाँ बताई थी मैंने। क्या कंडीशन बताई थी? कि सर अगर फंक्शन की आप बात करते हैं तो जहां से आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, जहां से रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, जैसे नेचुरल नंबर से डिफाइन कर रहे हैं, तो डोमेन हो गया नेचुरल नंबर। तो डोमेन के किसी भी एलिमेंट के लिए 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए। इमेज प्री इमेज याद आ गया? डोमेन के किसी भी एलिमेंट के लिए 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। अरे सर आप तो हमें थोड़ा रोस्टर फॉर्म उसमें दिखाओ, एलिमेंट्स को लिख के देखना जरा। बच्चों अगर मैं यहां पे रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं, रिलेशन को किस में लिखता हूं? रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म का मतलब x, y के फॉर्म में लिख रहा हूं। तो अगर मैंने x1 डाला तो y2 मिला था, x मैंने 2 डाला था y4 मिला था, x मैंने 3 डाला था y6 मिला था, x मैंने 4 डाला तो 8 मिला, 5 डाला तो मुझे 10 मिला, और इस तरीके से मैं एलिमेंट्स को कंटिन्यू कर सकता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं कि आगे वाले एलिमेंट्स कौन है? डोमेन है। पहला सवाल तो ये होता है, फंक्शन की 2 क्राइटेरिया होती हैं। कितनी क्राइटेरिया होती हैं फंक्शन की? 2 क्राइटेरिया होती हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है फंक्शन का कि डोमेन या फिर जो आपका आगे वाला सेट है, इधर देखिए, जो आपका आगे वाला सेट है इसका हर एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, इसका हर एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो रिलेशन है, क्या इसमें डोमेन का, सॉरी नेचुरल नंबर का हर एलिमेंट रिलेटेड है? क्या हर एलिमेंट के लिए कोई इमेज है? हाँ ना, है ना सर। 1 के लिए 2 है, 2 के लिए 4 है, 3 के लिए 6 है, 4 के लिए 8 है, 5 के लिए 10 है। ऐसे दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर लोगे, यानी कि आगे वाला सेट जो था रिलेशन n से n में, आगे वाला सेट जो n था, उसके हर एलिमेंट के लिए कुछ
ना कुछ इमेज आ रही है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, यही थी आपके फंक्शन होने की पहली कंडीशन कि डोमेन नहीं, आगे वाले सेट के हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ इमेज होना चाहिए, जो कि है। अब दूसरी कंडीशन आती है, तो पहली तो सेटिस्फाई हो गई, अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि भैया ठीक है, पहली तो सेटिस्फाई हो गई, दूसरे में बात ये चलती है कि आगे वाले जो एलिमेंट है ना उसके दो इमेज नहीं बनने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आगे वाला एलिमेंट आपने 1 लिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए 1 का एक इमेज 2 है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 का कोई और इमेज आ जाए। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे अगर कोई भी एलिमेंट आप आगे वाला ले रहे हो, क्या वो दो अलग अलग एलिमेंट से रिलेटेड है पीछे वाले सेट के? नहीं। 1 का इमेज क्या है? 2 है, 2 का इमेज क्या है? 4 है, 3 का इमेज क्या है? 6 है, 4 का क्या है? 8 है। यानी कि किसी भी एलिमेंट के लिए एक से ज्यादा इमेज नहीं बन रही, और यही तो बात होती है फंक्शन की कि भैया किसी एलिमेंट के लिए एक से ज्यादा इमेज तो बननी ही नहीं चाहिए। और क्योंकि दूसरी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्यारा सा रिलेशन है ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें? ये कन्वर्ट हो चुका है हमारे फंक्शन में। समझ रहे हो आप बात? रिलेशन किसमें कन्वर्ट हो चुका है? फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। मैंने बताया था कि फंक्शन जो है रिलेशन का एक स्पेशल केस है जहां पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी दोनों कंडीशन? आगे वाले हर एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। अगर रिलेशन नेचुरल से नेचुरल में बोला है ना, तो आगे वाला सेट जो है ना नेचुरल, उसका हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, जो कि है। और दूसरी बात यह थी कि हर एलिमेंट का सिंगल इमेज होना चाहिए। एक से ज्यादा इमेज हो गया ना, बात गड़बड़ हो जाएगी। अब तुम में से कुछ बच्चे ये होंगे जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और यहां पे बवरा चुके होंगे अब तक, अरे सर ये क्या बोल रहे हो, इमेज, ये क्या बोल रहे हो, एक इमेज, ये क्या बोल रहे हो, क्या कुछ नहीं समझ आ रहा सर। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने मेरे फंक्शन की थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है। तो यहीं पर रुक जाइए, अपने वीडियो को स्टॉप करिए। अगर आप अपनी क्लास 11th की मैथ्स बहुत अच्छी करना चाहते हैं, एंड बहुत अच्छी से मतलब सच में बहुत अच्छी, इतनी दमदार कि आपके क्लास में कोई बच्चा आपके सामने कुछ लगे ना, इसीलिए जाइए फटाफट इससे पुरानी वीडियोस देख के आइए, तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि मैं पुरानी वीडियो से आगे पिक करता हूं। अब हर वीडियो में क्लास 11th पढ़ाने बैठ गया शुरू से अंत तक, तो एक वीडियो की लेंथ पता नहीं कितनी कितनी हो जाएगी और वो टॉपिक उसमें कंप्लीट होगा नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने सेग्रीगेट करके रखी हैं चीजें आप लोगों के भले के लिए। फिलहाल तो यहां पे ये क्वेश्चन होता है खत्म। प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए, जरूरी है, और दूसरा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरूरी है। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, जबरदस्त। आ जाइए, तो ये पहला एग्जांपल जो आपका एनसीईआरटी का था वो इतना दमदार निकल गया, तो सोचो आगे क्या हालात होंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 11 उठाते हैं आपके एनसीईआरटी से, और क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजंस वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। 3 रिलेशंस दिए गए हैं, आपको बताना है ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन के लिए पहली कंडीशन की जो बात आती थी कि एक सेट से दूसरे सेट में है, पहले वाले सेट का हर एलिमेंट डिफाइन होना चाहिए, तो यहां पे उन्होंने सेट वेट दिया नहीं, पहला वाला सेट दूसरा वाला सेट उन्होंने दिया नहीं। अब उन्होंने दिया नहीं है तो तुम चेक मत करो, तो तुम कौन से कंडीशन पे बात करोगे? तुम सेकंड कंडीशन पे बात करोगे, जो कि क्या कहता था कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, है ना। उसको मैंने पता है कितने बेहतरीन तरीके से समझाया था, याद है? मैंने सिखाया था कि अगर तुम 2 एलिमेंट लो तो 2 एलिमेंट को 2 आदमी कंसीडर करो, ठीक है। 2 आदमी का एक टारगेट हो सकता है कि नहीं हो सकता? एरो डायग्राम याद करो, एरो डायग्राम की ऐसा, मैं वापस से याद दिला देता हूं आपको। मैंने बोला था कि मान लीजिए आपके फंक्शन का डोमेन है, ये कोडोमेन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब एक इंसान से 2 तीर नहीं निकलना चाहिए। एक शिकारी एक बार में एक ही शिकार कर सकता है। अपन अर्जुन जैसे शिकारियों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अपन उन शिकारियों की बात कर रहे हैं जो एक बार में एक ही चीज पे फोकस कर सकता है, रियल वर्ल्ड, रियलिस्टिक वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन कभी भी ये चीज सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, तो इसको फंक्शन कैसे बना सकते हैं? ये नहीं है, इसको हटा दो। एक एलिमेंट से एक ही तीर निकलेगा, लेकिन हां ये सिचुएशन जरूर पॉसिबल है कि 2 बंदे एक पे निशाना मारे, ये पॉसिबल है। भैया 2 लोगों का टारगेट सेम नहीं होता क्या? होता है क्लास में, देखो कितने क्लैशेस होते हैं क्लास में, उसके कारण 2 लोगों का टारगेट सेम हो जाए, दोस्त से दोस्त टकरा जाता है, दोस्ती टूट जाती है। तो ये फंक्शन हो सकता है, पर एक बंदा 2 टारगेट रखे, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है आज के समय में। आपको बात आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। ये फंक्शन है, जो पुराना वाला बनाया था फंक्शन नहीं है। चलो बहुत बढ़िया सर। अब हमें ये बताओ सर, ये क्वेश्चंस करके दिखाओ, ठीक है। आ जाते हैं ना।
देखिए इसमें सिर्फ सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करिएगा, फर्स्ट नहीं सेटिस्फाई करना है बिकॉज आपको सेट्स गिवन नहीं है। ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ इस पे। तो यहां पे अगर एरो डायग्राम कौन सा डायग्राम बनाओ, एरो डायग्राम बेस्ट वे है अंडरस्टैंड करने का। आ जाओ, तो यहां पे अगर देखोगे तो एरो डायग्राम में ऐसे दो अपन डब्बे बनाते हैं और डब्बे में किसको भरते हैं, जो आगे है। आगे कौन है, 2 3 4, 2 3 4। पीछे कौन है, 1 1 2। कौन है, 1 1 2। देखो 2 किस में तीर मारेगा, 1 में। 2 ने तीर मारा 1 में। 3 किस में तीर मारेगा, 1 में। 4 किस में तीर मारेगा, 2 में। लो भैया 2 और 3 ने 1 में तीर मार दिया सर। अरे दिक्कत क्या है भैया, दो बंदों का टारगेट सेम हो गया, तुम्हें उसका क्या टेंशन, फंक्शन है। क्या है ये, फंक्शन है। ऐसा तो नहीं है ना एक बंदे से 2 तीर निकले, तो पहला वाला तो भैया फंक्शन है, कोई परेशानी तो नहीं, फॉल्स मत समझ लेना, फंक्शन का बनाया मैंने। ठीक है सर, समझ आ गया। अभी आ जाओ सेकंड वाले पे। सेकंड वाले पे भी बनाओ, एरो डायग्राम बनाओ। वैसे तो मुझे डायरेक्ट ही दिख रहा है पर फिर भी बना लेते हैं, समझते हैं ना, अंडरस्टैंड करना है। आगे वाले एलिमेंट्स चुनिए, 2 2 3 4। क्या है, 2। अरे 2 बार मत लिख लेना, भले ही 2 बार रिपीट हुआ है पर एलिमेंट तो यूनिक है ना। 2 को एक बार लिखेंगे, फिर 3 है और फिर कौन है बच्चों, फिर 4 है। ठीक है, दूसरे वाले में कौन है, 2 4 3 4। तो 2 4 3 4, तो 2 लिखा, 4 लिखा, 3 लिखा, वापस से 4 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इधर देखिए 2 जो है 2 से रिलेटेड है, जबरदस्त। 2 जो है 4 से रिलेटेड है, लो बात बिगड़ गई, बात बिगड़ गई। एक बंदे ने 2 टारगेट चुन लिए, पॉसिबल नहीं है, वो फंक्शन नहीं है। वो रिलेशन है पर फंक्शन नहीं है, वो रिलेशन है पर फंक्शन नहीं है, कन्वर्ट नहीं हो पाएगा रिलेशन से फंक्शन में। बात समझ चुके होंगे आप लोग। एक टारगेट रहना पड़ता है तभी तो आपका रिलेशन फंक्शन में कन्वर्ट हो पाता है, वरना रिलेशन ही रह जाता है, वो डिस्ट्रैक्शन ही हो जाता है। अब देखो ना, इसने एक समय 2 टारगेट चूज कर लिए, न ये खुश न ये खुश, तो कहां से फंक्शन बना पाएगा, फंक्शन बना ही नहीं पाएगा, इसलिए अपन इसको कंसीडर फंक्शन नहीं करेंगे। जबरदस्त, आ जाइए, चलिए यहां पे चेक कर लेते हैं। आ जाओ यहां पे चेक कर लेते हैं। अब इधर एरो डायग्राम नहीं बनाएंगे, देखो जरा। 1 का इमेज है 2, 2 का इमेज है 3, 3 का इमेज है 4, बहुत बढ़िया। 4 का इमेज है 5, ठीक है भैया। 5 का इमेज है 6 और 6 का इमेज है 7। कहीं पे ऐसा दिख रहा है क्या कि एक बंदा 2 पे, मतलब एक जो एलिमेंट है 2 की तरफ जा रहा है? नहीं नहीं, अच्छा तो नहीं दिख रहा सर। तो ये क्या फंक्शन है क्या? हाँ हाँ सर बिल्कुल ये फंक्शन है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ये जो है हमारा फंक्शन बनेगा। तो फर्स्ट वाला फंक्शन है, सेकेंड वाला नहीं है क्योंकि ये जो 2 है ना उसने 2 टारगेट चुन लिए। थर्ड वाला भी फंक्शन है क्योंकि सभी ने एक एक टारगेट चूज करके रखा है, तो रिलेशन जो है फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। बढ़िया। तो एग्जांपल नंबर 11 आपके एनसीईआरटी का होता है खत्म और बात आ जाती है आपके अगले एग्जांपल की। अब ये जो एग्जांपल्स मैं उठा रहा हूं ये आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स नहीं है, मैं अलग अलग जगह से उठाता हूं। बहुत सारे बुक्स को मैंने कंसल्ट करके बनाया है जिससे ये वीडियो थॉरो बने आपके पढ़ाई के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। कोई भी ऐसा एग्जांपल मैंने नहीं छोड़ा है जो कि मैं यहां पे कवर नहीं करूंगा। जितनी भी वैरायटी है ना सब मैं यहां पे कवर कर रहा हूं। चलिए आते हैं एक एक करके करते हैं। तो पहला सवाल, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एंड डिटरमाइन देयर रेंजेस। तो आपको इन फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। बेसिकली आपको उनका वो रोस्टर फॉर्म बनाना है और उनके रेंजेस को देखना है। चलिए फर्स्ट वाले पे ट्राई मारते हैं पहले। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपका फंक्शन जो है ए वाले सेट से रियल नंबर में है। आर समझते हैं, आर होता है रियल नंबर का सेट। नहीं मालूम था क्या? सेट नहीं पढ़े हो क्या मुझसे? पढ़ के आओ, सिखाया मैंने वहां पे। चलो आ जाओ इधर। ठीक है भैया, ए वाला सेट आपके सामने गिवन है। क्या है ए वाला सेट? तो ए वाला सेट जो आपके पास है वो है -1 0 2 4। ये कौन सा सेट है? ये आपके पास ए वाला सेट है। बड़ी अच्छी बात है। और यहां पे आपको फंक्शन गिवन है। फंक्शन क्या गिवन है? फंक्शन गिवन है आपके पास x² + 1। बहुत बढ़िया। तो हमें क्या करना है? ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। अच्छा इतना तो आप जानते हैं कि अगर फंक्शन ए से आर में है और ए वाला सेट ये है, तो मैंने क्या बोला था? फंक्शन में आगे वाले सेट का हर एलिमेंट रिलेटेड होता है। यानी कि जितने भी एलिमेंट यहां पे देख पा रहे हैं ना, ये चारों के चारों एलिमेंट आपके फंक्शन में इनपुट होंगे। तो चलो आ जाते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है? -1 है। तो यहां पे अपन ने बोला कि सबसे पहले भैया -1 है, तो उसके केस में f ऑफ -1 आप पुट करेंगे। जो देखो इधर a की वैल्यू आती है ना, वो बेसिकली कौन होता है? वो आपका x होता है। अपन लिखते हैं x बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो ये जो x था ना फंक्शन का, वो आगे वाले सेट a में से आएगा। तो x की वैल्यू पहली बार क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। और फिर इसको अपन किस में पुट करेंगे?
करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे। चलो पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1। इसको लिख दो, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको लिख देता हूं मैं कि यहां पे मेरा कौन है, मेरा x जो है मेरे -1 के बराबर है, और फिर मैं ये चीज सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो -1 का होल स्क्वायर आपको 1 मिलेगा, 1 + 1 आपको 2 मिलेगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। यानी कि जब हमने -1 इनपुट किया तो हमें क्या मिला, हमें 2 मिला। ये आपके फंक्शन का पहला ऑर्डर्ड पेयर है। क्लियर, चलो दूसरा फाइंड करें। तो दूसरे में x की जगह 0 रख दें, डायरेक्ट सॉल्व कर दूं क्या, परेशान तो नहीं हो जाओगे। 0 का स्क्वायर प्लस 1 लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूं f ऑफ 0, यानी कि जहां पे x दिख रहा है वहां पे 0 पुट कर दो भैया। 0 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 0 + 1, आपको आंसर मिल चुका है 1। यानी कि जब आपने 0 पुट किया तो आपको 1 मिला। ठीक है, यह आपके फंक्शन का दूसरा एलिमेंट हो गया ऑर्डर्ड पेयर। अभी कौन बच गया, x = 2 और x = 4। चलो x = 2 ऊपर कर ले, चलो आ जाओ, x = 2 यहां पे पुट कर देते हैं भैया। तो f ऑफ 2 क्या मिलेगा, वो मिलेगा x² + 1 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर 4 + 1 कितना मिला, 5 मिला। यानी कि 2 पुट करने पे 5 मिला, तो 2,5 जो है आपके फंक्शन का एक और ऑर्डर्ड पेयर आ गया। और कौन बच गया, एक और लास्ट बच गया, कौन, हाँ x = 4। चलो पुट कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहां पे लास्ट में आप x = 4 रखिएगा, तो f ऑफ 4 करेंगे आप तो होगा 4² + 1, x² + 1 यानी कि 4² + 1, तो 4² 16 + 1 आपको मिल जाएगा यहां पे 17। तो आप देख सकते हैं जब आपने 4 पुट किया तो 17 मिला, यानी कि एक और एलिमेंट आपके पास 4,17 जो है मिल चुका है। क्लियर है, सारे एलिमेंट निकाल दिए। अच्छा, उसने क्या बोला था कि वो ऑर्डर्ड पेयर में दिखाओ, यानी कि रोस्टर फॉर्म में आपको दिखाने हैं। तो रोस्टर फॉर्म में अगर आप दिखाना चाहते हैं तो जितने एलिमेंट्स निकाले आप लिख दीजिए। तो आप लिखेंगे कि हमारा जो फंक्शन f(x) प्यारा सा है, कौन कौन से एलिमेंट आए, सबसे पहला एलिमेंट -1,2, कोई ऑर्डर नहीं होता है ना, मतलब हाँ -1,2 को तो -1,2 ही लिखना है ऐसे ब्रैकेट के बेस में। मैं बोल रहा हूं इन अलग अलग एलिमेंट को लिखने का कोई ऑर्डर नहीं होता, किसी को पहले किसी को बाद में किसी को बीच में, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट क्या आ गया, -1,2। दूसरा क्या आ गया जल्दी बताओ, 0,1। जबरदस्त। अगला कौन है, अगला कौन है, अगला है 2,5, लिख दो यहाँ पे 2,5। और लास्ट कौन है अपने पास, लास्ट लिख दीजिए 4,17। इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, इस तरीके से आपने फंक्शन के जो हैं सारे के सारे एलिमेंट्स निकाल दिए हैं। बात खत्म हो गई? नहीं सर, बात नहीं खत्म हुई ना, वो बोल रहे हैं रेंज निकाल के दिखाओ। रेंज कैसे निकालेंगे सर? अरे भैया, रेंज का मतलब होता है जो ऑर्डर्ड पेयर आपने निकाला है उसमें पीछे वाले एलिमेंट ये और ये सब कौन है, ये रेंजेस हैं ऑर्डर्ड पेयर में पीछे वाले एलिमेंट। तो अगर यहां पे फंक्शन की आप रेंज निकालना चाहते हैं तो रेंज में आप क्या पुट कर देंगे, रेंज में आप पुट कर देंगे 2, 1, 5, 17। दिस इज द रेंज ऑफ योर फंक्शन। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू एंड आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? जबरदस्त, बहुत बढ़िया। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर लें क्या? चलिए देखते हैं जरा सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे प्रेम पूर्वक कहता है, क्या कहता है भैया? कहता है कि g जो है एक फंक्शन है, याद है ना मैंने बोला था फंक्शन का नाम सिर्फ f से नहीं रखा जाता, g, h, u, v बहुत सारे सिंबल्स यूज किए जाते हैं। बस एक ही चीज बोली थी मैंने कि रिलेशन के लिए कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है और फंक्शंस के लिए स्मॉल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि रिलेशन के लिए सिर्फ r इस्तेमाल किया जाए, कोई और भी कैपिटल लेटर इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे फंक्शन के लिए स्मॉल लेटर्स यूज करने हैं पर f के अलावा भी g, h ये सब यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो आपको फंक्शन दिया गया है g जो कि a वाले से नेचुरल नंबर में है, n g a से n में है, यानी कि a वाले सेट से नेचुरल नंबर है और a वाला सेट आपको ये दिया गया है। फंक्शन का वो भी दिया है कि किस तरीके से डिफाइंड है, gx = 2x। चलो कर दें सॉल्व, आ जाइए कर देते हैं सॉल्व। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो फंक्शन है उसका नाम g है, कहां से कहां तक डिफाइंड है, a से लेकर n तक डिफाइंड है। बहुत बढ़िया। अच्छा, a वाला सेट आपको दिया गया है, a वाला सेट आपको दिया गया है x such that x belongs to natural number and x is less than equal to 10। मेरा ऐसा मन कर रहा है ना मैं इस सेट के एलिमेंट्स लिख लूं, क्योंकि भैया x की a वाले सेट के एलिमेंट्स की वैल्यू तो चाहिए, तभी तो मैं फंक्शन में x की जगह पुट कर पाऊंगा। अब इस सेट के एलिमेंट कैसे लिखोगे? तो इसके डेफिनेशन में ही बात छुपी है कि मेरा x जो है एक नेचुरल नंबर है और वो 10 से छोटा है या 10 के बराबर है। भैया ऐसे कौन से नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर पहली बात 1 से शुरू होते हैं, कहां तक जाएंगे, 10 तक जाना है और 10 के बराबर भी हो सकते हैं। यानी कि अगर मैं a वाले सेट के एलिमेंट्स डायरेक्ट लिख दूं तो आ जाएंगे 1, 2, 3,
4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। बात समझ पा रहे हैं आप? भैया उसने लिखा है ना नेचुरल नंबर है और 10 से छोटा है या बराबर है, तो नेचुरल नंबर ये 1 से शुरू होते हैं, अपन को 10 तक जाना है या 10 के बराबर जाना है, तो 1 से लेकर 10 तक अपन चले गए। क्लियर है? जबरदस्त। अच्छा, फंक्शन क्या गिवन है? फंक्शन गिवन है आपके पास gx बराबर 2x। फंक्शन क्या गिवन है? gx बराबर 2x। क्लियर है? ठीक है, तो क्या करना था? वही काम करना है सर जो अपन पिछली बार किए थे, हर एलिमेंट को पुट कर करके देखना है। तो अभी मैं ज्यादा परेशान नहीं होऊंगा क्योंकि मैं देख सकता हूं कि जब मैं x की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा तो डबल करके आउटपुट दे देगा, यही है ना। जैसे कि मैं यहां पे देखो x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, तो ये जो फंक्शन है इसमें x की जगह 1 पुट कर दिया मैंने, तो यहां पे 2x यानी कि 2 into 1 सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा। यानी कि 1 पुट करने पे मुझे क्या मिला? 2 मिला। तो जो भी एलिमेंट आप आगे पुट करेंगे बेसिकली उसका डबल मिल जाएगा। तो अपन पैटर्न समझ गए ना? तो चलो फटाफट कर देते हैं। जब अपन 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2,4। क्लियर? जब 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 3,6। ठीक है, अरे हाँ 3,6। जब 4 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 4,8। बहुत बढ़िया। जब 5 पुट करेंगे तो 5,10। जब 6 पुट करेंगे तो 6,12। जब 7 पुट करेंगे तो 7,14 एंड देन और आगे आ जाइए 8। जब 8 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 8,16। जब 9 पुट करेंगे तो 9,18 एंड फाइनली जब आप 10 पुट करेंगे तो 10,20। इस तरीके से आपने फंक्शन के जो है सारे के सारे एलिमेंट्स निकाल दिए। अच्छा, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है, वैसे तो उन्होंने बोला नहीं है, उन्होंने बोला था बस ऑर्डर्ड पेयर बना दो, तो ऑर्डर्ड पेयर तो अपन ने बना दिए। अब वो इसमें बोल रहे कि रेंज निकालो। अब मैं रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, रोस्टर फॉर्म में बेसिकली इन एलिमेंट्स को अरे वो लिख देना है ना, वो कर्ली ब्रेसेस के बीच में, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। रेंज बताओ, तो रेंज का मतलब होता है ये ऑर्डर्ड पेयर में पीछे वाले एलिमेंट्स का सेट। ठीक है, तो जितने पीछे वाले एलिमेंट्स हैं इनका सेट बना दीजिए। तो भैया मान लो इधर लिखते हैं अपन रेंज, तो रेंज में क्या क्या आ जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर में पीछे वाले एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो लिख दो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और फिर लास्ट में कौन? 18, 20। बात खत्म। ये आपने क्या निकाल दिया? अपने फंक्शन का जो है रेंज निकाल दिया। सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्क्रीनशॉट आप फटाफट ले लीजिए। जबरदस्त। तो ये और एक क्वेश्चन कर लिया अपन ने। ठीक है भैया, चलो थोड़ा सा और आगे गाड़ी को बढ़ाते हैं और यहां पे आपको बोला गया है फाइंड द डोमेन फॉर विच दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन आर इक्वल। याद है मैंने आपको लास्ट वीडियो जो फंक्शन की थ्योरी थी वहां पे मैंने आपको समझाया था कि इक्वल फंक्शन क्या होते हैं। भैया इक्वल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनका डोमेन इक्वल होता है, कोडोमेन इक्वल होता है, और कोई भी एलिमेंट आप यहां पे x की जगह पुट करें, मान लीजिए आपने x की जगह 1 पुट किया, इस फंक्शन में भी और इस फंक्शन में भी आंसर आउटपुट क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। ऐसे फंक्शन जिनमें ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो उनको अपन इक्वल फंक्शन बुलाते हैं। यहां पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दोनों फंक्शन इक्वल है, आप तो हमें डोमेन बताओ। भैया फंक्शन इक्वल है तो कर दो उनको इक्वेट, इक्वल है तो कर दो उनको इक्वेट। तो जैसे आप इनको इक्वेट करोगे आप लिखोगे कि हमारा जो fx है वो किसके बराबर है? वो हमारे gx के बराबर है। हमारा fx क्या है? हमारा fx है 2x² - 1। हमारा gx क्या है? हमारा gx है 1 - 3x। सॉल्व करें, -3x को इस तरफ ले आइए, 1 को इस तरफ ले आइए, तो 2x² + 3x, ये हो गया -1 - 1। अब ये मत बोलना कि सर ये कैसे काम किया, अब इतने बड़े बच्चे आप हो चुके हैं। सॉल्व करेंगे आप इसको तो ये बनेगा 2x², ये बन गया 3x, -1 - 1 बन गया -2 बराबर 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है ना, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, बच्चे नहीं हो आप लोग। तो ये बनेगा 2x², ये बनेगा आपके पास 4x, ये बनेगा -x -2 बराबर 0। कैसे सॉल्व करेंगे? इधर देखिए, इन दोनों टर्म्स में से किसको कॉमन ले लो? 2x को कॉमन ले लो। ले लो 2x को कॉमन, तो यहां और यहां दोनों जगह से मैंने 2x को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा भैया? 2x चला गया तो x बचा, यहां से 2x गया तो क्या बचा? +2 बचा। क्लियर है? यहां पे दोनों जगह से माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन लोगे तो अंदर x + 2 बचेगा, कितने के बराबर? भैया 0 के बराबर। सॉल्व कर लो, यहां से x + 2, यहां से x + 2, जैसे ही दोनों जगह से x + 2 कॉमन लोगे अंदर बचेगा 2x - 1 = 0। मालूम है ना मेरे तरीके, एक बार ये 0 एक बार वो 0, तो एक बार x + 2 बराबर 0 और दूसरी बार 2x - 1 बराबर 0। सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको यहां पे मिल जाएगी -2, एक x की वैल्यू मिल गई। सॉल्व करेंगे तो यहां पे x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/2। तो जो x की वैल्यू, x डोमेन कौन होता है? डोमेन होता है x, जो आप इनपुट करते हैं। तो क्या है डोमेन इस केस में? -2 और 1/2 आपके पास डोमेन है। तो इन दोनों वैल्यूज पुट करने पे आपके दोनों फंक्शंस क्या होंगे? आपके दोनों फंक्शंस इक्वल होंगे। आई होप आपको क्वेश्चन जो है बहुत आसान तरीके से क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत मुझे महसूस नहीं होती है, फिर भी तो जाके पीछे
ले लो स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है आपके पास कुछ ऐसा है, यहां पे आपको g जो है एक फंक्शन के रूप में दिया गया है, और यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो g वाला फंक्शन जो है एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में दिया गया है, यानी कि उस फंक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं वो दिया गया है। भैया आगे वाले एलिमेंट डोमेन, पीछे वाले एलिमेंट रेंज, वो भी उन्होंने दे दिया है, और वो बोल रहे हैं कि gx फंक्शन का ये तरीका लिखने का अंदाज भी दिया है अल्फा एक्स प्लस बीटा। बस आपसे वो बोल रहे हैं कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी। क्या बोल रहे हैं आपसे कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी, बस इतना तो आपसे मांग रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे सवाल को हम। तो भैया यहां पे जो एलिमेंट्स दिए गए हैं ना, इन्हीं का अपन इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहला एलिमेंट क्या दिया गया है 1, 1 1 का समझते हैं मतलब आप 1, 1 का मतलब ये है कि पहले तो फंक्शन लिखो। फंक्शन है आपके पास gx, और ये क्या है, ये है आपके पास अल्फा x प्लस बीटा। वो जो a ना उसको अल्फा बोल दो, क्योंकि अल्फा बीटा साथ में अच्छे लगते हैं यार। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके g में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप x की जगह 1 रखेंगे तो आपको 1 मिलेगा। जब आप x की जगह 1 रखेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो ऐसा करिए ना, तो यहां पे दोनों तरफ 1 रख दीजिए, तो यहां पे g में 1 रख दिया, यहां पे x की जगह 1 रख दिया, ये प्लस का बीटा हो गया। आपने सॉल्व किया, अरे g ऑफ 1 क्या मिलेगा, मैंने क्या बोला, जब x की जगह 1 रखा तो आपको 1 मिलेगा, यानी कि g ऑफ 1 क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। तो आप यहां पे रख देंगे 1 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। क्या रख देंगे 1 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो अल्फा और बीटा इसका सम हो चुका है 1। इसका सम कितना हो चुका है बच्चों, इसका सम हो चुका है आपके पास 1, या आपने अल्फा और बीटा का क्या निकाल लिया, सम निकाल लिया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे, अब यहां पे उन्होंने और भी 3 एलिमेंट्स दिए हैं। आपको मालूम है अगर आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 10th, आपको बस कितने इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन मिल गई, दूसरी इक्वेशन अब बना दीजिए। कैसे बनाएंगे, तो देखो जरा भाई, वापस से देखो जरा, दूसरा एलिमेंट क्या है 2, 3, तो ऐसा लिखो जो 2 और 3 है ये भी किसको बिलोंग करता है, आपके g वाले फंक्शन को बिलोंग करता है, एलिमेंट है उसका। और आपका gx क्या है, आपका gx है अल्फा x प्लस बीटा। अब देखिए जरा, यहां पे जब आप x की जगह 2 रखेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, आपको आंसर 3 मिलेगा। तो अपन ऐसा करते हैं, x की जगह 2 रख देते हैं, चलो रख देते हैं। तो g में x की जगह 2 रख दिया, यहां पे अल्फा है, x की जगह 2 रख दिया, ये प्लस का बीटा हो गया। अपन ने सॉल्व किया, अरे g में 2 रखा, आंसर क्या मिला, आंसर 3 मिला, यानी कि 3 इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा। समझ रहे हैं आप, यानी कि यहां पे इक्वेशन बन गई है 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 3। बहुत बढ़िया, यहां पे आपके पास दूसरा इक्वेशन मिल गया। तो एक इक्वेशन पहला, दूसरा इक्वेशन आपके सामने है। भैया जब 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो किसका इंतजार है, चलिए सॉल्व करते हैं। दोनों इक्वेशन को हम साथ में लिखेंगे। पहला इक्वेशन हमें ये कहता है 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, बराबर 3। पहला, ये दूसरा वाला इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 1। याद है दोनों में बीटा है, तो ऐसा करेंगे दोनों इक्वेशन को अपन सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। भैया इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हो तो LHS LHS में से गायब, RHS RHS में से गायब, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो जैसे ही सब्सट्रैक्ट करूंगा बीटा और बीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना। अब ये मत बोलना कि सर कैंसिल करके दिखाओ, 10वीं से 11वीं में आ चुके हो है ना। और यहां पे 2 अल्फा में से कौन जाएगा, अल्फा जाएगा। RHS में 3 में से 1 घटा दोगे तो 3 - 1। 2 अल्फा में से अल्फा जाओगे, अल्फा 3 - 1 आपको मिल जाएगा 2, यानी कि अल्फा की वैल्यू आपको मिल चुकी है 2। बीटा की कैसे निकालोगे, सही बात है भाई, दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू पुट कर दो। जैसे कि इसी इक्वेशन को देख लो, अल्फा प्लस बीटा कितना था, आपके पास 1 था ना, तो यहां पे अल्फा की जगह आप 2 पुट कर दीजिए, तो 2 प्लस बीटा बराबर 1। सॉल्व करिए तो बीटा की वैल्यू आपको मिलेगी 1 - 2, सॉल्व करेंगे आपको मिलेगी -1, यानी बीटा कितना हो गया, -1 हो गया। बस वो यही मांग रहे थे, अल्फा और बीटा निकाल दिया अपन ने, क्वेश्चन हो गया खत्म। देख लीजिए सोल्यूशन, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन भी आपने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो खत्म करने के बाद एक और नया क्वेश्चन आपका इंतजार कर ही रहा है। तो ये क्वेश्चन कहता है आपके पास एक ए वाला सेट है -1 0 2 5 6 11 और एक बी वाला सेट है -2 -1 0 18 28 108, और आपके पास एक फंक्शन fx है x² - x - 2, और यहां पे दिया गया है इज fa = b। क्या आपका जो fa है वो b के बराबर है। समझाता हूं। देखिए सबसे पहले अपन a और b सेट को लिख लेते हैं। a सेट जो हमें गिवन है, a को लिखो, अभी b को बाद में लिखेंगे। a जो है अपने पास -1 है, 0 है, 2 है, 5 है, 6 है, 11 है। बहुत अच्छी बात है। फंक्शन क्या है, फंक्शन अपने पास है x² - x - 2। बहुत बढ़िया। फंक्शन
एफ ए का मतलब समझ रहे हो आप? एफ ए का मतलब है कि जो x है इसमें अपन ने a पुट किया। ए पुट किया मतलब ए के जितने एलिमेंट्स है ना उनको एक एक बार पुट किया। ऐसा नहीं कि ए के जितने एलिमेंट है सबको एक ही बार पुट कर दिया और आउटपुट निकालने भग गए। ये काम नहीं कर रहे हैं अपन क्या काम कर रहे हैं कि जो अपने को fx दिया गया है उसमें एक एक करके ए का एलिमेंट पुट करेंगे। जैसे ए के इतने सारे एलिमेंट है -1 0 2 5 6 11, हर एलिमेंट को अपन पुट करेंगे। यही होता है एफ ऑफ ए का मतलब। ये मतलब सीख लीजिए, काम आएगा आगे एग्जाम में। डायरेक्ट एफ ऑफ ए एग्जाम में मिला ना तो आप सोचोगे अरे यार ये तो ए को पूरा कैसे पुट करेंगे। इसका मतलब होता है इसका एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट एक बार में पुट करना। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए तो शुरुआत कहां से करना चाहते हो आप? शुरुआत करेंगे -1 से। चलिए तो f ऑफ -1, अरे fx लिखा है ना? हाँ लिखा है। f ऑफ -1 कैसे निकालेंगे भैया? जहां जहां x है वहां वहां -1 को पुट कर दो। चलो कर दो पुट। तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ -1 -2। सॉल्व करते हैं तो f ऑफ -1 आपके पास कितना होगा? ये होगा -1 का होल स्क्वायर +1 -1 +1 -2। अरे बात खत्म हो जाएगी। 1 + 1 2, 2 में से 2 गया कितना? 0। यानी कि हमने ये देखा कि f ऑफ -1 जो है हमको कितना मिला? 0 मिला। हमने क्या देखा कि f ऑफ -1 हमको कितना मिला? हमको 0 मिला। यही सिलसिला आपको हर एक एलिमेंट के साथ करना पड़ेगा। तो चलिए अगले एलिमेंट यानी कि 0 से शुरुआत करते हैं अपन। तो जैसे ही f ऑफ 0 फाइंड करोगे तो यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगा लो ना। x² -x -2, भैया x की जगह 0, इस x की जगह भी 0, ये भी गायब, ये भी गायब, बचेगा क्या? -2। तो डायरेक्ट -2 लिख देता हूं ना, क्यों इतना परेशान होना, लिख दिया। अच्छा अब क्या? x की जगह 2 यानी f ऑफ 2 की तलाश मैं चालू करूंगा। तो जहां x है वहां 2 होगा। तो ये होगा 2 का स्क्वायर देन -2 सॉल्व करें। 2 का स्क्वायर कितना? 2 का स्क्वायर 4 और -2 कितना? -4। लो भैया ये भी 0 हो गया। यानी कि हमने ये देखा कि जब f ऑफ 2 निकाला तो कितना आया? ये हमको 0 मिला। बड़ी अच्छी बात है। इन सबको ऐसे ये रेक्टेंगल में क्लोज कर दो, बाद में ढूंढने में अपने को काम आएंगे। ठीक है चलो 2 हो गया, 5 6 11, बस ये 3 बच गए। यानी f ऑफ 5 का मतलब है जहां x वहां 5 यानी कि 5 का स्क्वायर और फिर -5 और फिर -2। सॉल्व करेंगे तो 25 -5 -2 -7 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 18। तो देखने में हमको ये पता चला कि जब हमने f ऑफ 5 करा तो हमें आंसर मिलता है 18। ये हमारे पास एक और एलिमेंट हो चुका है। बहुत जबरदस्त। अभी 6 और 11, तो इंतजार किसका है? तो 6 पुट करते हैं। तो वापस यहीं पे पुट कर रहे हैं। तो 6 का स्क्वायर -6 एंड देन -2 सॉल्व करते हैं अपन। 6 का स्क्वायर 36 -6 -2 -8। 36 में से 8 घटाओगे आपको मिलेगा 28। कहीं पे गड़बड़ हो जाए तो जरूर बता दीजिएगा। यानी f ऑफ 6 जो है वो आपने निकाल लिया है 28। इसको भी रेक्टेंगल से ऐसे क्लोज कर दीजिए। अपना एलिमेंट बढ़िया है। एक एलिमेंट लास्ट में बच गया 11 वाला। इसको अब कहां निकाले? यहीं पे जगह बना के थोड़ा निकालते हैं भैया। तो f ऑफ 11 यानी x की जगह, अरे 11 लिखो ना सर, 1 लिख रहे हो आप, x की जगह 11, तो क्या हो जाएगा? 11 का स्क्वायर -11 -2 सॉल्व करेंगे आप। 11 का स्क्वायर 121 -11 -2 -13। 121 में से 13 घटाओगे आई एम डैम श्योर आपको 108 मिलेगा। अब इसको कहां लिखूं? इसको यहीं पे लिख देता हूं। कहां लिखूं? इधर लिख देता हूं। आ जाओ। तो यहां पे हमने ये देखा कि जब हमने 11 पुट किया तो हमको कितना मिला? हमको 108 मिला। ये अपने पास एक और एलिमेंट आ चुका है। देख गए सारे एलिमेंट? बहुत बढ़िया सर। और ये जो भी एलिमेंट आपने निकाला है बच्चों, जैसे कि 0 -2 0 18 28 108, ये सब क्या है? ये आपका रेंज है। फंक्शन का क्या है? रेंज है। तो अगर मैं सारे रेंज को कंबाइन करूं, अगर मैं फंक्शन के सारे रेंज को कंबाइन करूं तो f ऑफ a, अच्छा रेंज को कैसे लिखते हैं अपन? f ऑफ a या फिर f ऑफ x, कुछ भी लिख सकते हो आप। मतलब fx जो है उसका जो रेंज है ना, जो वैल्यूज वो दे रहा है उन सारी वैल्यूज का कलेक्शन क्या है? 0 है तो लिख दो भैया 0 है। फिर कौन है? चेक करते चलते हैं। 0 है, फिर -2 है, फिर कौन है? फिर आपके पास 0 है। आपको मालूम है ना रोस्टर फॉर्म में रिपीट नहीं करते, 0 वापस नहीं लिखेंगे। फिर कौन है? फिर है 18 28 108, तो लिख दो। फिर है 18 28 108। ये सारे एलिमेंट्स आपने फंक्शन के जो रेंज आ रहे हैं लिख दिए। वो पूछ रहा था कि हमारा fa जो है क्या वो fb के बराबर हो गया? वो पूछ रहा था कि हमारा fa जो है क्या वो fb के बराबर हो गया? कोई एलिमेंट तो नहीं छूटा ना? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नहीं सही है। क्या हमारा fa जो है fb के बराबर है? अरे b वाला सेट क्या है? -2 -1 0 18 28 108 लिखते हैं।
बी वाला सेट है -2, -1, 0, 18, 28, 108। ये है आपके पास कौन सा वाला सेट? बी वाला सेट। क्या आपको यहां पे दिखाई पड़ता है कि एफ ए और एफ बी इक्वल है? अरे नहीं सर, इसमें कौन मिसिंग है? इसमें मिसिंग है -1। इसमें -1 है पर इसमें -1 नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा एफ ए जो है हमारे एफ बी के बराबर नहीं होगा। लो भैया कह दिया, तो जो उसने पूछा था वो क्या हो गया? फॉल्स हो गया, गलत हो गया। सही क्या है कि एफ ए एफ बी के बराबर नहीं है। इजी क्वेश्चन था ना, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, बढ़िया। डिलीट कर दूं क्या? कर देता हूं, ठीक है भैया। और एग्जांपल पे आ जाए, चलिए आते हैं। ये रहा एक और एग्जांपल। यहां पे ये कहता है कि आपका फंक्शन जो है आर से आर में है। कहां से कहां है? आर से आर में है। कैसे मिलता है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, फाइंड एक्स such that fx equal to 28, the pre-images of 39 and 2 under f। समझाता हूं मैं आपको, क्वेश्चन समझना भी बहुत जरूरी है। सुनिए, तो सबसे पहले तो फंक्शन को लिखते हैं। आपका फंक्शन कहां से कहां तक है? आपका फंक्शन है r से r में, मतलब फंक्शन का डोमेन है रियल नंबर, कोडोमेन भी क्या है? रियल नंबर, -∞ से +∞। फंक्शन डिफाइंड क्या है? फंक्शन डिफाइंड है आपके पास x स्क्वायर प्लस 3, बहुत बढ़िया। अब वो पूछ रहा है x सच दैट fx इक्वल टू 28। सुनिएगा ध्यान से, उसने बोला है यहां पे देखो, बस आप इतने पे फोकस करो कि fx की वैल्यू 28 है, तो हमको x की वैल्यू निकाल के दिखाओ। x सच दैट fx इक्वल टू 28 का मतलब ये है कि भैया fx फंक्शन की वैल्यू 28 है, तो आप हमें क्या फाइंड करके दिखाइए? x फाइंड करके दिखाइए, कोई परेशानी की बात नहीं। भैया उसने बोला हमारे फंक्शन की वैल्यू 28 है। हमारा फंक्शन क्या है? हमारा फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 3, तो हम लिखेंगे कि हमारा x स्क्वायर प्लस 3 कितना है? 28 है। सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो 3 को LHS से RHS में भेजेंगे, तो x स्क्वायर की वैल्यू 28 माइनस 3 आपको मिलेगी। आप इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर की वैल्यू 28 माइनस 3 कितनी? 25 मिलेगी। अरे ये तो x स्क्वायर बराबर 25, समझ गए? x की वैल्यू क्या होगी? एक वैल्यू होगी +5। अब ये मत बोलना कैसे आई, ठीक है? जानते हो ना, ऐसा नंबर जिसका होल स्क्वायर 25 मिले। 5 का होल स्क्वायर करोगे तो भी 25 मिलेगा, -5 का होल स्क्वायर करोगे तब भी 25 मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई? 5 और -5। तो उसने x की वैल्यू आपसे मांगी थी, आपने x की वैल्यू निकाल दी। अच्छा, क्या आप इसको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं? मैं करके दिखाता हूं आपको इंटरप्रेट। इसका इंटरप्रिटेशन बच्चों ये है कि ये जो आपके पास फंक्शन था प्यारा सा, क्या था फंक्शन? यहीं पे लिखता हूं, नहीं यहां लिख देता हूं। ये जो आपके पास प्यारा सा फंक्शन था x स्क्वायर, क्या था? x स्क्वायर प्लस 3 था ना? हाँ, x स्क्वायर प्लस 3। इसमें जब आपने 5 पुट किया तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 28। इंटरप्रिटेशन समझिएगा। और इसमें जब आपने -5 पुट किया तो भी क्या मिला? तो भी आपको 28 मिला। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अरे उसने दिया था ना fx 28 है, और सॉल्व करने पे अपने को x की वैल्यू मिली 5 और -5, यानी कि fx बराबर x स्क्वायर प्लस 3 है, तो 5 पुट किए तो भी 28, -5 पुट किए तो भी 28। कहने का मतलब ये है, अगर एरो डायग्राम से मैं आपको समझाऊं ना, तो 5 पुट करने पे भी 28, -5 पुट करने पे भी 28। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहां पे बोलूं इमेज ऑफ 5, क्या बोलूं मैं? इमेज ऑफ 5, तो आप आंसर करेंगे 28। अगर मैं आपसे बोलूं इमेज ऑफ -5, तो भी आप आंसर क्या करेंगे? 28। अरे ये वही वाली बात हो गई ना, दो अलग अलग बंदों का एक निशाना, है ना? समझ गए ना बात? वो वाली बात हो गई। एक और बात यहां पे आती है कि 5 का इमेज 28 है, तो सुनिएगा, तो यहां पे इस स्टेटमेंट का कन्वर्स क्या होगा मालूम है? प्री इमेज ऑफ 28। क्या होगा मतलब इसका? प्री इमेज ऑफ 28। क्या मिलेगा प्री इमेज ऑफ 28? 5 भी मिलेगा। अरे सर सिर्फ 5 नहीं मिलेगा, -5 भी मिलेगा। भैया इमेज ऑफ 5 28 है, इमेज ऑफ -5 28 है। इमेज का उल्टा होता है प्री इमेज। अगर 5 का इमेज 28 है तो 28 का प्री इमेज 5 है, लेकिन सिर्फ 5 नहीं है, 28 का प्री इमेज -5 भी है। यानी कि अगर मैं 28 के प्री इमेज की बात करूं तो 28 का एक प्री इमेज 5 है और एक प्री इमेज -5 है। समझ गए ना प्री इमेज क्या होता है? भैया जिसको डालने पे वो नंबर मिले वो तुम्हारे उस नंबर का प्री इमेज है। अरे सर ये क्यों बता रहे हो? क्या जरूरत है? आपने सिखा दिया था। क्योंकि अगला क्वेश्चन यही है। वो बोल रहे हैं कि आप फाइंड करिए प्री इमेज ऑफ 39 एंड 2 अंडर एफ। अंडर एफ का मतलब ये है कि फंक्शन एफ के अंदर ये जो दो वैल्यूज हैं इनका क्या फाइंड करना है? प्री इमेज फाइंड करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या किया अपन ने? ये 5 और -5 क्या फाइंड किया? ये अपन ने 28 के प्री इमेज ही तो फाइंड किए हैं। देखो ना जरा, ये जो fx बराबर 28 इसको सॉल्व किया तो अपन ने 28 के क्या फाइंड कर लिए? प्री इमेज फाइंड कर लिए, एक 5 और एक -5। यही चीज तो मैंने यहां पे लिखी थी कि 28 का प्री इमेज क्या है? एक 5 है और एक -5 है। तो जो पहला वाला पार्ट किया है ना वो दूसरे वाले पार्ट से अलग नहीं है, सेम है।
सेम है, सेम डिट्टो सेम है। कैसे? तो भैया वहां पे fx बराबर 28 था, अपन ने सॉल्व किया, x की वैल्यू आई 5 और x की वैल्यू -5। इसका मतलब 28 का प्री इमेज क्या है? 5 है और -5 है। यही बात यहां से भी पता चली। यानी कि जो सेकंड पार्ट है उसमें जो प्री इमेज अपन को निकालने को बोल रहा है ना, अलग नहीं है किस वाले पार्ट से? फर्स्ट वाले पार्ट से। तो चलिए कर देते हैं। तो सेकंड पार्ट में जब वो बोल रहे हैं 39 का प्री इमेज निकालना, यानी fx बराबर 39। जब वो बोल रहे हैं कि 2 का प्री इमेज निकालना, तो fx बराबर 2। सॉल्व करोगे प्री इमेज आ जाएगा। समझ गए टेक्निक? ये होता है टेक्निक प्री इमेज निकालने का। तो यहां पे हमने ज्ञान प्राप्त करी। क्या ज्ञान प्राप्त करी? कि अगर कोई एलिमेंट आपको ए दे दे, कोई एलिमेंट आपको ए दे दे और बोले कि हमको ना ए का प्री इमेज चाहिए, हमको ए का प्री इमेज चाहिए, तो आप परेशान नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप बोलेंगे अच्छा प्री इमेज चाहिए, कोई बात नहीं भैया, अपने फंक्शन को ए के इक्वल रख दो और फंक्शन में जो भी डेफिनेशन है उसको रख दो, उसको सॉल्व करो, तुमको ए का प्री इमेज मिल जाएगा। इतनी सी बात थी, इतनी सरल सी बात थी, वही बतानी थी मुझे आपको। समझ गए? बढ़िया। तो आ जाओ जरा सेकंड पार्ट को कर ही लेते हैं सॉल्व। तो सेकंड पार्ट पे अगर आप आते हैं तो बोल रहे हैं 39 और 2 दोनों का प्री इमेज चाहिए। अब दोनों का एक ही बार में तो निकाल नहीं दोगे, एक बार 39 का निकालोगे, एक बार 2 का निकालोगे। चलो आते हैं 39 पे। तो भैया अगर आपको चाहिए प्री इमेज, किसका प्री इमेज चाहिए बच्चों? 39 का प्री इमेज चाहिए। तो क्या लिखोगे? fx बराबर 39। जबरदस्त। fx क्या है? fx है x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 39। सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू 39 माइनस 3 लिख दो ना 36। परेशान तो नहीं हो जाओगे? अरे ऐसा कौन सा x है जो 36 देता है सर? मेरे को मालूम है एक x है 6 और एक x है -6। यानी कि कहने का मतलब यह है बच्चों, अगर आपने 39 का क्या निकाला है? यहां पे प्री इमेज निकाला, लिख देते हैं। अगर यहां पे आपने 39 का प्री इमेज निकाला है तो आपको कौन कौन से आंसर मिले? आपको आंसर मिला, एक मिला 6 और दूसरा क्या मिला? -6। यही चीज सेकंड वाले पे फॉलो कर लें क्या? बढ़िया। आ जाइए सेकंड वाले पे। अच्छा ये अंडर f का मतलब समझते हो ना कि फंक्शन है, फंक्शन fx को अपन को उसको रखना है। अगर अंडर g रहता और मान लो यहां पे gx फंक्शन रहता तो अपन gx को उसके बराबर रखते। बता दिया है, क्या पता क्वेश्चन बन जाए, बता दिया। इसीलिए आ जाइए, 2 का प्री इमेज निकालना है तो अपन लिखेंगे कि हमको चाहिए प्री इमेज। हमको किसका प्री इमेज चाहिए? हमको 2 का प्री इमेज चाहिए। यानी कि हम क्या लिखेंगे? fx बराबर 2। हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। fx क्या है? fx है x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 2। बहुत अच्छी बात है। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 में से 3 घटाओ, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ऐसा कौन सा x है जिसका होल स्क्वायर करने पे -1 मिलता है? कौन सा x है ऐसा? सर दुनिया में ऐसा कोई सा x नहीं है जिसका होल स्क्वायर करने पे -1 मिले। अरे ऐसा कोई x नहीं है? नहीं सर नहीं है। इसका मतलब 2 का कोई प्री इमेज नहीं है? नहीं सर नहीं है। ये होती है बात, 2 का कोई प्री इमेज नहीं है। 2 का कोई प्री इमेज नहीं है क्योंकि सॉल्व करने पे अपने को x की वैल्यू नहीं मिली। अच्छा क्यों नहीं मिल रही वैल्यू? अरे सर ऐसा कोई नंबर नहीं है ना जिसका होल स्क्वायर करने पे -1 मिले। तो बात खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म। इसी तरीके से अपन ने प्री इमेज फाइंड कर दिए। इस क्वेश्चन में बस एक ही ज्ञान की बात थी कि अगर किसी एलिमेंट का प्री इमेज फाइंड करना है तो आप उसको फंक्शन के इक्वल रख दीजिए, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। आई होप चीजें आपको क्लियर है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहां पे अरे सर ये f पे -1 क्या चढ़ा दिया आप? दिख रहा है ना -1? समझाता हूं। अरे सर ये तो थ्योरी वाली वीडियो में भी नहीं डाली थी मैंने। इसको कहते हैं फंक्शन का प्री इमेज निकालना। अरे सर अगर कोई अभी 12वीं का बच्चा देख रहा होगा ना तो बोलेगा अरे सर गलत बता रहे हैं आपको। बिल्कुल गलत तो नहीं बता रहा हूं। एक्चुअली इसका मतलब होता है फंक्शन का इनवर्स निकालना। क्या निकालना होता है इसका मतलब? फंक्शन का इनवर्स निकालना। याद है आपको रिलेशन का इनवर्स सिखाया था मैंने? हाँ सर सिखाया था। आपने क्या बोला था कि मान लो एक रिलेशन में एलिमेंट है 2,3। अरे सर आपकी राइटिंग कब सुधारोगे आप ये बताओ। आपके रिलेशन में एक एलिमेंट है 2,3 और अगर मैं कहता हूं आर इनवर्स तो इसका मतलब होता है एलिमेंट हो जाएगा 3,2। ये सिखाया था। तो f इनवर्स का भी मतलब कुछ यही होता है कि आप ऑर्डर को एक्सचेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? आप ऑर्डर को एक्सचेंज कर देते हैं। तो बस यहां पे फटाफट अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पर यहां पे ज्यादा परेशान आपको मैं नहीं करूंगा। फटाफट मैं आपको चीजें बता देता हूं। अभी अपन 12th के कंटेक्स्ट में बात नहीं कर सकते क्योंकि 12वीं में पहुंचे नहीं, 11वीं में तो इतनी मुश्किल से पहुंचे, अभी मालूम भी नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे। शायद बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट अभी नहीं आए होंगे, है ना? हो जाओगे पास, टेंशन मत लो अगर मुझसे पढ़े हो तो 10वीं के केस में। ठीक है, अभी आओ तो पहला क्वेश्चन पे आ जाओ सर, जरा हमको यहाँ पे सिखा दो भाई। तो यहाँ पे तो पहले बताइए फंक्शन क्या है। अब ये डोमेन कोडोमेन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? फंक्शन क्या है? x स्क्वायर प्लस 1 है। हाँ सर बहुत बढ़िया। पहले केस में सर उसने ये बोला f -1 -5 ये निकाल के दिखाइए, ये आपसे मांग रहा है। समझ गए आपको क्या करना है? हाँ सर आपने बोला था इसका मतलब क्या करना है आपको, मतलब अभी 11th के कंटेक्स्ट में मतलब समझिए
इसका मतलब यह है कि आपको प्री इमेज निकालना है। आपको क्या करना है बच्चों, आपको प्री इमेज निकालना है किसका, -5 का। 11th के कंटेक्स्ट में आप बातें समझेंगे ना तो मजा आएगा, 12th के कंटेक्स्ट में बातें कुछ अलग होती है। तो यहां पे कुछ नहीं करना, मैंने f -1 -5 रख दिया। इसका मतलब यह है कि आपको प्री इमेज निकालना है -5 का। अरे सर प्री इमेज तो हम यूं निकाल देंगे। कैसे यूं निकाल दोगे भैया, सर आपने सिखाया था कि जिसका प्री इमेज निकालना है उसको फंक्शन के बराबर रख दो। लो सर रख दिया। fx कितना है, fx है x² + 1 बराबर -5। बहुत बढ़िया। तो x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 उस तरफ जाएगा तो -6। अरे ऐसा कौन सा x है जिसका होल स्क्वायर करने पे -6 मिलता है, सर ऐसा कोई नहीं है। यानी कि आपको -5 का कोई प्री इमेज मिला नहीं मिला। यानी कि आप क्या लिखेंगे कि f इनवर्स -5 डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे आप, डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो तुम हमसे कैसे उम्मीद कर सकते हो निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। समझ गए बात। तो f इनवर्स -5 का मतलब यह है कि आपको -5 का प्री इमेज निकालना है, तो आप उसको फंक्शन के बराबर रख देंगे। आप उसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आप देख सकते हैं x² बराबर -6 आया। यानी कि कोई ऐसा x नहीं है जिसका होल स्क्वायर करने पे -6 मिले। यानी कि f इनवर्स -5 डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर क्लियर। आ जाइए सेकंड वाले पार्ट पे आ जाएं। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं सर। सेकंड वाले पार्ट में आपसे डिमांड की गई है भैया हमें निकाल के दिखाओ 26 का f इनवर्स। यानी कि आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि आप तो प्री इमेज निकालिए। किसका प्री इमेज निकालिए, तो आप तो बच्चों 26 का प्री इमेज निकालिए। कैसे निकालोगे 26 का प्री इमेज, बड़ा आसान है सर। देखो कैसे, तो फंक्शन को इक्वेट कर दो 26 के बराबर, यानी कि x² + 1 को इक्वेट कर दो 26 के बराबर। सॉल्व करेंगे अपन तो 1 को उस तरफ भेज देंगे तो 26 -1 हो चुका है, तो x² की वैल्यू 25 हो चुकी है। अरे सर ऐसा x कौन है जिसको होल स्क्वायर करने पे 25 मिलता है, हमको मालूम है सर। एक x है +5 और दूजा x है आपके पास -5। तो सीखने पे हमको क्या पता चला, सीखने पे हमको ये पता चला कि आपका f इनवर्स 26 आपको दो आंसर देगा। एक आंसर 5 देगा, दूजा आंसर -5 देगा। ये है फाइनल आंसर। बच्चे क्या करते हैं, पहले तो यही नहीं कर पाते हैं, करते हैं तो 5 लिख के आ जाते हैं, -5 छोड़ के आ जाते हैं। तो भैया एग्जामिनर क्यों नंबर देगा, पूरे आधे नंबर देता है और आप आधे नंबर में खुश हो जाते हैं। तो संतुष्ट मत होइए अपने नंबर से, उसको बढ़ाइए। बी योरसेल्फ इज गुड बट बेटर योरसेल्फ इज बेटर। समझ रहे हैं आप बात। तो सिर्फ 5 लिखोगे बात नहीं बनेगी, आपको -5 भी लिखना चाहिए। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, कहीं पे कोई भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं है। बढ़िया समझ आया, इसका मतलब समझ गया ना, बहुत जबरदस्त। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। और अगले क्वेश्चन पे अब बात हो रही है f इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर 10 भी है, ब्रैकेट के अंदर 37 भी है। अरे सर अब क्या, इंडिविजुअल बात करो। अंदर दो दो चीजें हैं ना, तो एक एक करके लाओ ना, दोनों को साथ क्यों डील कर रहे हो, एक एक करके लाओ। कैसे, तो सबसे पहले आप f इनवर्स 10 की बात करेंगे। कैसे बात करेंगे, तो आ जाइए। f इनवर्स 10 की बात करेंगे तो आप लिखेंगे fx बराबर 10, तो लिख दीजिए fx बराबर 10, यानी कि x² + 1 बराबर 10। बहुत बढ़िया। यानी कि x² बराबर 9 और सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, एक 3 मिलेगा और एक -3 मिलेगा। यानी कि हमने देखा कि जब भैया हमने f इनवर्स 10 निकाला तो बेसिकली हमें दो आंसर मिले, एक आंसर हमें 3 मिला और दूसरा आंसर हमें -3 मिला। जबरदस्त। अभी दूसरा बचा है 37 सॉल्व करना है। आ जाओ 37 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो f इनवर्स 37 आप चाहते हैं तो 37 का प्री इमेज निकालना है। यानी कि आप क्या करेंगे, fx को 37 के बराबर रख देंगे। रख दिया हमने। fx क्या है, fx है x² + 1, तो x² + 1 को अपन ने 37 के बराबर रख दिया। 1 को LHS से RHS में भेजा तो x² की वैल्यू 36 मिली। अरे भैया ऐसा कौन सा नंबर है जिसको होल स्क्वायर करने पे 36 मिलता है, सर हमको मालूम है दो वैल्यूज होंगी, एक आपको 6 मिलेगा, एक आपको -6 मिलेगा। यानी कि हमने यहां पे सीखा कि जब f इनवर्स 37 आप निकालेंगे तो अगेन दो आंसर आएंगे, एक 6 आएगा और एक -6 आएगा। बात खत्म हो गई, हमने आंसर निकाल दिए। हमने आंसर क्या निकाला, f इनवर्स 10 के दो आंसर 3 -3, f इनवर्स 37 के दो आंसर 6 और -6। और इसी के साथ आपका ये जो बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है खत्म। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जो अंदर प्लेस्ड है उसका प्री इमेज निकालना, और प्री इमेज निकालना आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने जो है सिखा दिया है। चलिए बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन होता है खत्म। तो ऐसा करते हैं ना, इसको इरेज करते हैं और इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत सिमिलर है, वो जो अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन करवाया था ना, एकदम उसी क्वेश्चन जैसा सिमिलर है, और वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो ऐसा करता हूं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूं। अब कुछ सवाल तो भैया आपको एज अ असाइनमेंट ले जाना चाहिए, तो ये रहा आपका एज एन असाइनमेंट वाला प्रॉब्लम। प्लीज आप इसको खुद करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करिएगा। फिलहाल हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं और अगला सवाल कुछ हमारे पास ये है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ये बड़ा स्पेशल फंक्शन है, आप इसको बार बार पढ़ेंगे, तो आज पहली बार पढ़ लीजिए जिससे बार बार पढ़ सके। तो क्वेश्चन कहता है एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज फॉलोज। आपका एक फंक्शन है रियल से रियल में और कुछ ऐसे डिफाइंड है। इस फंक्शन की खास बात क्या है वो सुनिएगा। इस फंक्शन की खास बात ये है, ये फंक्शन कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं तो इंपॉर्टेंट है सुनना, एफ एक्स इज इक्वल टू 1। एफ एक्स क्या है? 1 है। कब 1 है? जब आपका एक्स बिलोंग करेगा क्यू। अरे ये क्यू कौन होता है? मुझे याद है, ये रैशनल नंबर होता है। तो मेरा एफ एक्स यानी मेरा जो फंक्शन है मुझे आंसर कितना देगा? मुझे आंसर 1 देगा। कब देगा 1? 1 तब देगा जब मेरा इनपुट एक रैशनल नंबर होगा। क्या होगा इनपुट? एक रैशनल नंबर। एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। जैसे कि मैंने यहां पे x की जगह 1/2 पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया? 1/2। तो f ऑफ 1/2, तो आप खुद से पूछेंगे कि यार ये 1/2 जो होता है रैशनल है कि इरैशनल? तो आपका मन आपको जवाब देगा कि यार ये रैशनल होता है। तो आप बोलोगे अच्छा रैशनल होता है, तो रैशनल में तो आंसर 1 है, तो आप क्या आंसर कर दोगे? आंसर 1 है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो जब भी रैशनल होगा आंसर 1 होगा। अब इसको एक और तरीके से देख लो। मान लो मैं बोलता हूं x की जगह 0 रख दो, तो आपने बोला f ऑफ 0। कुछ बच्चे बोल देते हैं अरे ये तो 0 होगा, x 0 तो आंसर 0। नहीं, 0 रैशनल है कि इरैशनल? सर रैशनल है। और कंडीशन क्या था कि जब तुम्हारा x रैशनल होगा तुम्हारा आंसर 1 मिलेगा। तो जब आपने 0 पुट किया जो कि एक रैशनल है, आंसर क्या मिलेगा? आंसर 1 मिलेगा। जब भी कोई भी रैशनल आप पुट करेंगे ना, आंसर हमेशा 1 मिलेगा। और एग्जांपल दूं, देखिए मान लीजिए आपने x की जगह -3/2 पुट कर दिया, आंसर क्या मिलेगा? भैया -3/2 क्या है? एक रैशनल है। रैशनल पुट करने पे आंसर क्या मिलता है? आंसर 1 मिलता है। तो रैशनल नंबर्स का आइडिया होना जरूरी है। अब मैंने 9th क्लास में रैशनल पढ़ाई थी। अगर आपको रैशनल नंबर का आइडिया नहीं है तो 9th की प्लेलिस्ट में जाकर रैशनल पढ़ लीजिए, पर मुझे लगता है आप सभी को आइडिया होगा, इसीलिए मैं रैशनल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। फिर भी p/q के फॉर्म वाले नंबर जहां पे q जो होता है, डिनोमिनेटर जो होता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो रैशनल कहलाते हैं। फिलहाल तो अपन समझ गए रैशनल का मतलब क्या है। अब इसी चीज में उन्होंने एक और हिंट डाली है, हिंट बोल रहा हूं, इसी चीज में उन्होंने बात थोड़ी सी और आगे बढ़ाई है और उन्होंने बोला है कि यार जब रैशनल है तो आंसर 1 है, अगर वो रैशनल नहीं है तो, अगर वो रैशनल नहीं है तो क्या? तो जब वो रैशनल है तो आंसर 1 है, और अगर आपका इनपुट यानी कि आपका x रैशनल नहीं है तो आंसर -1 है। समझ पाए बात? ऐसा। अब रैशनल अगर कोई नंबर नहीं है तो नंबर कौन सा होता है? जल्दी सोच के बताओ। अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो कौन है वो इरैशनल है। वो क्या है? इरैशनल है। एग्जांपल, अगर मैं यहां पे लिखता हूं f ऑफ √2, तो मैंने इनपुट क्या किया? √2। √2 रैशनल है कि इरैशनल? इरैशनल है। भैया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, इरैशनल है। तो इरैशनल जब होता है तो आंसर क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। समझ पाए आप बात? जब आप यहां पे 2 पुट कर रहे थे तो आंसर कितना मिल रहा था? 1, क्योंकि अंदर रैशनल पुट कर रहे थे। तो जैसे ही √2 यानी कि रैशनल पुट किया तो आंसर -1। सिलसिला खत्म नहीं होता। अगर यहां पे मान लो आप पुट कर दोगे √3 तो आंसर वापस से -1 मिलेगा, बिकॉज जो इनपुट है वो रैशनल है। हाँ, यहां पे अगर आप 3 पुट करते तो बिल्कुल आपको 1 मिलता, बिकॉज इनपुट जो है एक रैशनल है। तो फंक्शन जो है कुछ इस तरीके से आपको डिस्क्राइब्ड है। तो पहले मैंने आपको फंक्शन एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप फंक्शन को समझ पाए होंगे, कहीं पे कोई इशू नहीं होगा। अभी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि आप तो ना हमें ये सब फाइंड करके दिखाओ, f ऑफ 1/2, f ऑफ पाई, f ऑफ √2, आप खुद देख सकते हो। ये दोनों तो मैंने आपके लिए अभी फाइंड कर दिए थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वापस से सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले वो बोल रहे हैं f ऑफ 1/2 फाइंड करके दिखाइए। 1/2 क्या है? रैशनल है या इरैशनल? सर जी रैशनल है। भैया रैशनल है तो आंसर क्या है? आंसर 1 है। अच्छा ये समझ पाए ना, अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है, अगर x डज नॉट बिलोंग टू रैशनल, मतलब वो क्या है बच्चों? वो इरैशनल है। ठीक है, ऐसा। f ऑफ पाई, अंदर क्या पुट कर दिया आपने? पाई। अच्छा एक बात बताइए मुझे, पाई रैशनल है या इरैशनल है? सर आपने 9th में सिखाया था, पर हमने 9th में आपसे पढ़ा नहीं था। पाई इरैशनल होता है बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो इरैशनल पुट किया, आंसर क्या देगा? आंसर -1 देगा। सिमिलरली यहां पे अंदर आपने पुट कर दिया √2। √2 क्या होता है? सर इरैशनल होता है, आपने बताया था, आंसर क्या देगा? -1 देगा। तीनों ही चीजें अपन ने निकाल ली है। क्लियर है? बढ़िया सर, क्लियर है। अच्छा अब सेकेंड क्वेश्चन में वो आपसे सवाल पूछते हैं कि ठीक है सर, फर्स्ट सवाल को तो आपने हल कर लिया बड़ी आसान तरीके से, हमको फंक्शन का रेंज बताइए। हमको फंक्शन का क्या बताइए? रेंज बताइए। फंक्शन के रेंज का मतलब क्या होता है? जो आउटपुट
आपको मिलता है। अरे सर आउटपुट तो दो ही है, 1 और -1, रैशनल डालो तो 1, इरैशनल डालो तो -1, यानी कि रेंज क्या होगा, रेंज भी दो ही होंगे। अगर आप यहां पे फंक्शन की रेंज की बात करेंगे तो रेंज दो ही होंगे, एक 1 है और एक क्या है, एक -1 है। खेल खत्म है, इसके आगे कुछ नहीं करना है। बात समझ पाए? तो ऐसे निकल गया इस फंक्शन का क्या, रेंज। एक क्या है 1, दूसरा क्या है -1, बात खत्म। क्लियर? बहुत बढ़िया। अभी आ जाओ एक और सवाल पे, और यहां पे तीसरे पार्ट में वो आपसे पूछते हैं कि हमको प्री इमेज बताइए 1 और -1 का। क्या बताइए हमको? प्री इमेज बताइए 1 और -1 का। सुनिए, सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि हमको आप बताइए प्री इमेज। किसका प्री इमेज बताइए? तो हमको 1 का प्री इमेज बताइए। भैया 1 का प्री इमेज बताने का मतलब क्या है? प्री इमेज निकालना सिखाया था। जिस भी एलिमेंट का प्री इमेज निकालना है आप उसको फंक्शन के बराबर रख दीजिए। तो fx बराबर 1। अरे भैया fx 1 कब देता है? कंडीशन के हिसाब से जब रैशनल होता है तब वो 1 देता है। यानी कि जब मेरा x रैशनल होगा तब मुझे आंसर 1 मिलेगा। तो सॉल्व करने से मेरे को प्री इमेज मिलते थे ना, तो सॉल्व करने पे मुझे x क्या मिला? रैशनल मिला। यानी कि 1 का प्री इमेज क्या है? 1 का प्री इमेज है सारे रैशनल नंबर। 1 का प्री इमेज क्या है? आप बोल देंगे प्री इमेज ऑफ 1 आर ऑल रैशनल नंबर। क्या लिखेंगे आप? प्री इमेज ऑफ 1 आर ऑल रैशनल नंबर। क्लियर है? रैशनल नंबर क्यू से दिखाते हैं। ओके, तो प्री इमेज ऑफ -1 कैसे निकालेंगे? अपन लिखेंगे प्री इमेज ऑफ -1। आप क्या लिखेंगे कि fx बराबर -1। क्या लिखेंगे आप? fx बराबर -1। ओके, तो fx -1 कब देता है? जब आपका x रैशनल नहीं होता है। आपका x रैशनल कब नहीं होता है? जब आपका x इरैशनल होता है। तो आप यहां पे बोल देंगे fx बराबर -1 तभी मिलेगा जब आपका x रैशनल नहीं होता है। रैशनल नहीं होता है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो आप मालूम है अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो इरैशनल है तो QC। याद आया? मैं क्या लिखता था? रैशनल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इरैशनल होता है। यानी कि मैं यहां पे लिख दूंगा QC। तो मेरा जो प्री इमेज ऑफ -1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? या तो ये, या तो क्या, यही हो जाएगा, इरैशनल नंबर का सेट। क्या हो जाएगा? इरैशनल नंबर का सेट। इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है। ये फंक्शन बहुत स्पेशल टाइप का फंक्शन है बच्चों, इसको ध्यान रखो। ये आपको 11 12 तक, इनफैक्ट आप जेईई मेंस वगैरह पढ़ोगे ना तो आपको मिलेगा। फिलहाल अपन तो जेईई मेंस वगैरह की बातें यहाँ पे करते नहीं, अपन बात करते हैं बोर्ड लेवल। ऐसा तो नहीं है? तुमको ऐसा लगता है क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कॉन्सेप्ट सीखना ज्यादा जरूरी है किसी एग्जाम को प्रिपरेशन करने से पहले। तो मैं यहाँ पे बातें कॉन्सेप्ट पे करता हूँ, मैं यहाँ पे बातें किसी एग्जाम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करता हूँ। मेरा काम है आपको अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट डिलीवर करना, अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करना, वो काम मैं यहाँ पे इंश्योर करता हूँ। फिलहाल ये क्वेश्चन होता है खत्म। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ जाइए करते हैं इस क्वेश्चन को। f r to r be such that fx equal to 2 की पावर x डिटरमाइन। आपको ये तीन चीजें डिटरमाइन करनी है। तो यहां पे उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि आपका फंक्शन जो है रियल नंबर से कहां पे है? रियल नंबर में है। कहां से कहां तक है? रियल नंबर से रियल नंबर में। क्या है आपके पास फंक्शन? आपके पास जो फंक्शन है वो है 2 की पावर x। क्या है आपके पास फंक्शन? वो है 2 की पावर x। क्लियर है? तो आपसे पूछ रहे हैं कि हमें फंक्शन का रेंज बताइए। हमें क्या बताइए? फंक्शन का रेंज। अब ये जो क्वेश्चन है ना, हल्का सा एडवांस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको इन फंक्शंस को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैं आपको इन फंक्शंस का ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। तो जब मैं आपको इस फंक्शन का ग्राफ बनाना सिखाऊंगा ना, तब ये क्वेश्चन आपसे आसानी से समझ में आएगा। अभी के लिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं कि यहां पे जब आप इस फंक्शन का रेंज निकालेंगे 2 की पावर x का, तो ध्यान से सुनिएगा, जब आप इस फंक्शन का रेंज निकालेंगे तो आपके पास आंसर आते हैं 0 से लेकर इंफिनिटी। क्या आंसर आता है आपके पास? 0 से लेकर इंफिनिटी। कहने का मतलब यह है 0 से इंफिनिटी का मतलब होता है r प्लस। क्या मतलब होता है? r प्लस। r प्लस का मतलब क्या है? ऑल पॉजिटिव नंबर्स। क्या आता है? ऑल पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर है बात? तो 2 की पावर x का रेंज क्या आएगा? ऑल पॉजिटिव नंबर आएगा। ये काफी ऑब्वियस था। कैसे? भैया आप 2 पे कुछ पावर चढ़ा बैठे हो। आपको याद है कभी आपने एक चैप्टर पढ़ा था एक्सपोनेंट्स एंड पावर, क्लास 9th में पढ़ा होगा। वहां पे एक बात बोला करता था मैं कि एक होता है बेस, एक क्या होता है? बेस, और एक होता है एक्सपोनेंट। एक होता है बेस, एक होता है एक्सपोनेंट। अगर आपका बेस पॉजिटिव है, अगर आपका बेस पॉजिटिव है तो उस पर कोई भी एक्सपोनेंट चढ़ा लो, कोई भी, जो तुम्हारा मन। अगर तुम्हारा बेस पॉजिटिव है उस पे कोई भी एक्सपोनेंट चढ़ा लो, तुम्हारा आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा ही आएगा।
यहां पे भी अगर आप कॉन्सेप्ट देखेंगे 2 की पावर x को देखेंगे तो जो आपका बेस है वो कौन है, 2 है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। इस पॉजिटिव नंबर पे जो मैंने एक्सपोनेंट चढ़ाया वो x है, फर्क नहीं पड़ता एक्सपोनेंट से। एक्सपोनेंट नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, रैशनल, इरैशनल, होल, नेचुरल, इंटीजर, कुछ भी होए, आंसर क्या मिलेगा, आंसर पॉजिटिव मिलेगा। ये रूल एक्सपोनेंट में था, ये मैंने आपको क्लास 9 में सिखाया था, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि क्लास 11th के क्वेश्चन भैया क्लास 11th के कॉन्सेप्ट से होंगे, कभी कभार वो आपके छोटी क्लासेस के कॉन्सेप्ट से भी हो जाते हैं। क्लियर है आपको, ये चीज मुझे आपको यहां पे बतानी थी। बाकी इस पे फर्दर डिस्कशन जो है मैं करूंगा जब मैं आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिटेल में ग्राफ डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो जब मैं ग्राफ डिस्कस करूंगा ना, तब वहां पे आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये होती क्या है चीजें। क्लियर है, अभी के लिए तो मैंने आपको इस लॉजिक से समझाया कि अगर आपका बेस पॉजिटिव है तो नो मैटर कि आप क्या एक्सपोनेंट चढ़ाते हैं, आपका आंसर जो है हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, बहुत बढ़िया। आ जाइए, तो हमने क्या निकाला, हमने रेंज निकाली। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज में उन्होंने बोला है, ये चीज बोला है x सच दैट fx इक्वल टू 1। समझ गया ना, उन्होंने बोला है कि आपका fx जो है 1 के बराबर है, तो किसको फाइंड करिए, आप x को फाइंड करिए। अरे ये तो बड़ा आसान हो गया, fx क्या है, 2 की पावर x, तो 2 की पावर x आपको कब 1 देगा सर, पूरी दुनिया जानती है अगर x 0 हो गया, x क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहां पे आप लिख सकते हैं 2 की पावर 0 क्या देता है आपको, आंसर 1 देता है। जब आपका x 0 हो गया तब आंसर क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। तो यहां पे सॉल्व करने पे आपको x क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। बहुत इजी था ये तो। लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में उन्होंने बोला है क्या ये चीज होल्ड करती है, f ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू f ऑफ x मल्टीप्लाइडेड बाय f ऑफ y, क्या ये चीज होल्ड करती है या नहीं। तो इसको अपन को वेरीफाई करना पड़ेगा। कैसे वेरीफाई करेंगे, चलिए आ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हम शुरुआत करेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है f ऑफ x प्लस वाई। ये f ऑफ x प्लस वाई कैसे सॉल्व करेंगे, तो सुनिए भैया, हम जानते हैं कि f ऑफ x क्या है, 2 की पावर x है। अरे भाई हम क्या जानते हैं कि f ऑफ x क्या है, 2 की पावर x है। तो f ऑफ x 2 की पावर x है, तो हमको तो चाहिए x प्लस वाई, हमको तो चाहिए फंक्शन के अंदर x प्लस वाई। तो ऐसा करो ना, यहां पे x को सब्स्टिट्यूट कर दो x प्लस वाई से, x को सब्स्टिट्यूट कर दो x प्लस वाई से। चलो करते हैं, तो अंदर आ जाएगा f ऑफ x प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर x प्लस वाई। कोई दिक्कत है क्या भैया, हमको f ऑफ x की वैल्यू मालूम थी, f ऑफ x का तरीका मालूम था, अंदाज मालूम था, मैंने बोला x को सब्स्टिट्यूट कर दो x प्लस वाई से। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो माथे पे भी तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, कर दिया। अब सुनिएगा आगे, तो ये आपके पास f ऑफ x प्लस वाई हो गया। इसका क्या, अरे आपको वो रूल याद है क्या, कौन सा, याद नहीं है, मैं याद दिलाता हूं। a की पावर m प्लस n क्या होता था, वो होता था a की पावर m मल्टीप्लाइडेड बाय a की पावर n। याद आया, वही चीज अपन यहां पे करेंगे। ये हो जाएगा 2 की पावर x मल्टीप्लाइडेड बाय 2 की पावर y। गलत है क्या, बेस सेम है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। ओके डन सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 2 की पावर x से क्या समझते हो सर, 2 की पावर x से हम समझते हैं f ऑफ x, समझते हो कि नहीं भाई, हाँ सर बिल्कुल समझते हैं। और 2 की पावर y से क्या समझते हो बच्चों, f ऑफ y, नहीं समझते हो क्या, अरे सर कैसा बोल दिया आपने f ऑफ y, तो सुन लो जरा, इधर देख लो भैया, तुम्हारा f ऑफ x जो है 2 की पावर x है, अगर यहाँ पे x की जगह तुम y रख दोगे तो यहाँ पे 2 की पावर y नहीं हो जाएगा, तो f 2 की पावर y क्या हो गया, fy हो गया, और 2 की पावर x क्या हो गया, fx हो गया। वो क्या बोल रहे थे, यही वेरीफाई करने को बोल रहे थे, हो गया वेरीफाई। देखो ना, f ऑफ x प्लस वाई जब डाला तो क्या आया, f ऑफ x मल्टीप्लाइडेड बाय f ऑफ y। उन्होंने बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं डाला है, तुम भी मत डालो, कोई फर्क थोड़ी पड़ जाता है, लिख दो ऐसा f ऑफ x इंटू f ऑफ y। जब बीच में कोई साइन नहीं होता तो कौन होता है, मल्टीप्लाई ही तो होता है। हो गया, वेरीफाई कर रहा है, ये होल्ड करता है। क्लियर है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आते हैं, और ये जो सब्स्टिट्यूशन का तरीका है प्लीज इसको सीख लीजिए, बहुत काम की चीज है, बहुत बार एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो जो चीज आपको ऑब्टेन करनी है, x की जगह वो चीज रखोगे, तो जहां जहां x है वहां वहां उस पूरी चीज को रखना। इस चीज को अपन और आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास हैं, ठीक है, परेशान मत हो जाना, क्योंकि आपने इतना तो मेरे पढ़ाने के पैटर्न में देखा होगा कि कॉन्सेप्ट में कम डिस्कस करता हूं, क्वेश्चंस में ज्यादा डिस्कस करता हूं। तो ये रहा आपके सामने एक और सवाल जो कि कहता है कि आपका एक फंक्शन f जो है r से r में डिफाइंड है और फंक्शन कुछ इस प्रकार है, तो आपको f ऑफ 1, f ऑफ -1, f ऑफ 0 और f ऑफ 2 फाइंड करना है। ये जो फंक्शन आप अपने सामने देख रहे हैं, इस फंक्शन का एक नाम है, तो मैं इसका नाम बता देता हूं। इस फंक्शन को कहते हैं पीस वाइज
फंक्शन। क्या कहते हैं आप इस फंक्शन को? पीस। अब पीस की स्पेलिंग गलत हो गई तो माफ कर देना, वो शांति वाला पीस नहीं कह रहा हूं। कौन सा ऐसे कहते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में पीस, वो पीस नहीं कह रहा हूं, पीस टुकड़ा टुकड़ा फंक्शन। तो ये फंक्शन है आपके पास पीस वाइज फंक्शन, समझ रहे हैं आप बात? ऐसा तो ये है आपके पास फंक्शन। इस फंक्शन की खास बात यह है कि ये फंक्शन टूटा हुआ है। क्या है? टूटा हुआ है। x की वैल्यू के हिसाब से फंक्शन अलग अलग है और यही चीज पे तो क्वेश्चन बना है। तो सुनिए जनाब, तो सबसे पहले हमको फाइंड करना है f ऑफ 1। क्या फाइंड करना है हमको? f ऑफ 1। जब आपको f ऑफ 1 फाइंड करना है तो आप यहां पे देख सकते हैं अलग अलग इंटरवल। यहां पे है x 0 से छोटा, यहां पे है x 0 से बड़ा, यहां 0 के बराबर, और यहां पे है x 0 से बड़ा। तो इन तीन में से कौन से इंटरवल को आप कंसीडर करेंगे? भैया आपको उस इंटरवल को कंसीडर करना है। यहां पे आपका x क्या है? f ऑफ 1 का मतलब आपका x 1 है। आपका x क्या है? 1 है। तो आप इस तीसरे वाले इंटरवल को कंसीडर करेंगे यहां पे, क्योंकि ये तीसरा वाला इंटरवल कहता है कि जब आपका x 0 से बड़ा हो, और यहां पे जो x बराबर 1 है, यहां पे एक्चुअली आपका x क्या है? 0 से बड़ा है। इसीलिए कौन से वाले इंटरवल को कंसीडर करेंगे अपन? थर्ड वाले इंटरवल को कंसीडर करेंगे। वापस से सुन लीजिए, ऐसा क्यों? क्योंकि आपका x 1 है, आपका x 0 से बड़ा है। इंटरवल के हिसाब से x 0 से बड़ा पे फंक्शन ये है। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि हमारा फंक्शन क्या हो गया? हमारा फंक्शन हो गया है 4x + 1। समझ गए आप बात? इस तरीके से अपन लिखेंगे कि हमारा फंक्शन हो चुका है 4x + 1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा x 1 है, वो 0 से बड़ा है, इसलिए हम फंक्शन को कंसीडर करेंगे ये। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें वैल्यू f ऑफ 1 की निकालनी है। तो हम यहां पे क्या करेंगे? हम यहां पे 1 पुट कर देंगे। तो यहां पे हो चुका है 4 टाइम्स ऑफ 1 + 1। सॉल्व करोगे तो ये हो चुका है 4 + 1, जो कि आंसर कितना दे देगा? आंसर दे देगा आपको 5। तो जब आपने 1 पुट किया तो आउटपुट कितना मिल गया? 5 मिल गया। यानी कि हमने ये देखा कि f ऑफ 1 हमें कितना मिला? 5 मिल गया। क्लियर है? इसे ही कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। जो आपके x की वैल्यू है ना, उस वैल्यू के हिसाब से आपको फंक्शन चुनना पड़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस में आपको बोला गया है भैया f ऑफ -1 निकालो। तो -1 यानी कि आपका x कितना हो गया? -1 हो गया। यानी कि x -1 जो है, इसके हिसाब से आपका x 0 से छोटा है। -1 0 से छोटा है। तो कौन सा फंक्शन में x 0 से छोटा है? ये वाला। ये देखिए fx 3x - 2 जब x 0 से छोटा है। तो कौन सा फंक्शन कंसीडर करेंगे हम? हम फंक्शन कंसीडर करेंगे 3x - 2। क्या करेंगे हम यहां पे? हम यहां पे x की वैल्यू क्या रखेंगे? हम यहां पे x की वैल्यू रख देंगे -1, क्योंकि हमको f ऑफ -1 निकालना है। तो यहां पे हमने x की वैल्यू -1 रख दी। तो ये हो चुका है 3 टाइम्स ऑफ -1 - 2। हमने सॉल्व किया तो f ऑफ -1 हो चुका है -3 - 2, जो कि आंसर आपको दे देगा -5। बात खत्म, निकाल लिया आपने। अगेन कंडीशन के हिसाब से अलग फंक्शन चुना। चलो लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं जरा। यहां पे लास्ट पार्ट में अगर आप देखेंगे, लास्ट नहीं, भी 2 और पार्ट हैं। f ऑफ 0, लो यहां पे तो बात ही खत्म हो गई। यहां पे आपका x 0 हो गया, और आप देख सकते हो x 0 के लिए उसने डायरेक्ट कंडीशन दी है कि भैया जब तुम्हारा x 0 होता है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 है। तो काहे को परेशान होना? आंसर क्या लिख दोगे? आंसर लिख दोगे 1। बात खत्म, समझ गए ना? डायरेक्ट कंडीशन यहां पे थी। चलो अभी फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। तो फोर्थ पार्ट कहता है कि आपका फंक्शन जो है वो है 4x + 1। क्या है आपका फंक्शन? 4x + 1। और यहां पे आपका जो x है वो 0 से होना चाहिए बड़ा। क्या होना चाहिए? x 0 से होना चाहिए बड़ा। तो ओ सॉरी फॉर दैट, यहां पे हल्का सा मिसकंफ्यूजन हो गया। सुनिए सुनिए, आपको क्या फाइंड करना है? आपको f ऑफ 2 फाइंड करना है। यानी कि आपका x क्या हो गया? आपका x 2 हो गया। x 2 होने का मतलब क्या है? कि आपका x जो है वो 0 से बड़ा है। x 2 होने का मतलब क्या है? कि आपका x जो है 0 से बड़ा है। भैया x 0 से बड़ा के लिए कौन सा कंडीशन है? ये वाला कंडीशन है। यानी कि कौन सा फंक्शन कंसीडर करोगे? आप कंसीडर करोगे fx = 4x + 1। अच्छा, इसमें क्या पुट करोगे? 2 पुट करोगे, क्योंकि हमको f ऑफ 2 चाहिए। तो जैसे ही आपने 2 पुट किया हो, ये हो चुका है 4 ऑफ 2 + 1। सॉल्व किया, 4 2 8 + 1, यानी कि आंसर आ चुका है आपके पास कितना? 9। तो f ऑफ 2 कितना हो गया? 9 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी कि आपको टुकड़े टुकड़े में तोड़ के आंसर यूं ही निकाल देना है। तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि बेसिक है, पर इस टाइप के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं ना, तो फिर हिलते नहीं है। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को करने के बाद एक और दमदार क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फंक्शन हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन करके रखा है। ठीक है, ये अपन ने किसको डिफाइन किया है? फंक्शन को डिफाइन किया है, fx को। और यहां पे एक gx अपन ने कुछ ऐसे डिफाइन करके रखा है।
ठीक है, वो बोल रहा है कि शो करिए f जो है ना एक फंक्शन है और g जो है वो फंक्शन नहीं है। क्या बोल रहा है कि शो करिए f जो है वो फंक्शन है, g जो है वो फंक्शन नहीं है। आ जाइए एक एक करके डील करेंगे अपन। शुरुआत करते हैं अपन f से। किससे शुरुआत करते हैं अपन? f से। देखिए तो fx जो है बच्चों वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। जब आपका x जो है वो 0 से बड़ा है और यहां पे वो 3 से छोटा है तो आपका फंक्शन क्या दे रहा है? आपको x स्क्वायर दे रहा है। जब आपका x जो है वो 3 से बड़ा या बराबर है और 10 से छोटा या बराबर है तो आपको आंसर वो 3x दे रहा है। ऐसे करके दो कंडीशंस फंक्शंस की बनी है। क्या ये फंक्शन है या नहीं है? सुनिए, तो फंक्शन होना या ना होना, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डोमेन कोडोमेन वो सब दिया नहीं है। सेकंड कंडीशन की बात करेंगे। सेकंड कंडीशन ये कहता था कि फंक्शन कोई तब होता था जब एक एलिमेंट के दो दो इमेजेस ना बने। यही कहता था ना, एक एलिमेंट के दो दो इमेजेस ना बने, यानी एक ही x की वैल्यू के लिए दो दो अलग अलग वैल्यू ना आए। ठीक है, ये आपको यहां पे करना है शो। तो अब आप कैसे दिखाएंगे कि एक ही वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू ना आए? तो आपको इतना परेशान नहीं होना है। आप यहां पे देख सकते हो, आप x की वैल्यू जब 0 से 3 के बीच में पुट करोगे और उसका होल स्क्वायर करोगे तो डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। जब यहां पे x की वैल्यू 3 से 10 के बीच में पुट करोगे तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको क्या मिलेगी? डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो आपको एग्जाम में ना इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। आप क्या लिखोगे? आप डायरेक्ट लिखोगे। जब यहां पे लिख दिया ना कि शो करो f फंक्शन है कि नहीं, इसका मतलब हम समझ गए कि f फंक्शन तो है, तभी वो बोल रहा है कि शो करो फंक्शन है। तो अपन क्या लिख देंगे? अपन सिंपल सा लॉजिक लिखेंगे, हियर नो एलिमेंट ऑफ डोमेन, या फिर ऐसा मत लिखना, ऐसा लिखना, हियर एवरी x हैज यूनिक इमेज। ऐसा भी लिख दीजिए, हियर एवरी x हैज यूनिक इमेज। बस आपने ऐसा लिख दिया। इट मींस f इज अ फंक्शन। इट मींस f इज अ फंक्शन। बात खत्म। इससे ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। तो उसने डायरेक्ट बोल दिया ना कि शो करो f फंक्शन है, तो शो कर दिया। लो भैया, फंक्शन की कंडीशन दिखा दी कि x की कोई भी वैल्यू डालो, यूनिक इमेज मिल रही है, यानी कि f क्या है? फंक्शन है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी ये तो f की बात कर ली अपन ने। अब वो बोल रहे हैं कि शो करो g फंक्शन नहीं है। अगर g फंक्शन नहीं है तो हमको बस इतना करना है कि एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसके दो दो इमेजेस बन जाए। बस इतना काम करना है अपन को, बस हो गया। फंक्शन नहीं रहा वो, क्योंकि एक एलिमेंट के दो दो इमेजेस नहीं हो सकते, एक बंदे के दो दो निशाने नहीं हो सकते। समझ गए? एक एलिमेंट से दो दो तीर नहीं निकल सकते। चलिए आ जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे gx को ध्यान से देखेंगे तो आपके पास gx जो है वो है x स्क्वायर, जहां पे आपका x जो है वो 0 से बड़ा है और आपके 2 से छोटा है। ये है आपके पास 3x, जब आपका x जो है वो 2 से बड़ा है और आपके 10 से छोटा है। ये है ना gx? हाँ, ये gx। अच्छा, गलत तो नहीं लिख रहे हैं? नहीं, सही लिख रहे हैं। अब सुनिएगा, ध्यान से, एकदम फोकस से सुनिएगा। यहां पे जो एलिमेंट आप चूज करिए वो है 2। कौन सा एलिमेंट आप चूज करिए बच्चों? एलिमेंट आप चूज कर लीजिए 2। कैसे? 2 पे कैसे बात बिगड़ गई? ध्यान से सुनना। इस कंडीशन को देखिए, देखिए जरा ध्यान से इस कंडीशन को देखिए। अगर इस कंडीशन को आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे लिखा है x लेस देन इक्वल टू 2। क्या लिखा है? x लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि जब आपने x2 कंसीडर किया है तो आप क्या इस ऊपर वाले फंक्शन को कंसीडर कर सकते हैं? यस, यू कैन कंसीडर। क्यों भैया? उसने लिखा है ना, जब हमारा x 0 से बड़ा या बराबर हो, हमारा x 2 से छोटा या बराबर हो, तो आप gx इक्वल टू x स्क्वायर कंसीडर कर सकते हैं। इसीलिए जब मैंने x बराबर 2 लिया तो क्या मैं ये कंसीडर कर सकता हूं? यस, आई कैन कंसीडर इट। तो मैं लिखूंगा कि मैं अभी कंसीडर करूंगा gx बराबर x स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू निकालनी है तो x क्या रख दिया? मैंने 2 रख दिया। सॉल्व करा तो ये 2 का स्क्वायर बन गया। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। यानी कि जब मैंने 2 रखा तो आंसर मुझे क्या मिला? आंसर मुझे 4 मिला। बहुत अच्छी बात है। यहीं पे सबसे बड़ी समस्या पैदा हो गई। कौन सी? अगले कंडीशन को अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखना, अगर इस कंडीशन को ध्यान से देखोगे तो इस कंडीशन में वो कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि जो सेकंड कंडीशन है इसमें भी उसने इक्वल टू 2 का पेज फंसा दिया। यानी कि सेकंड कंडीशन में भी वो x इक्वल टू 2 को एक्सेप्ट कर रहा है।
तो क्या गड़बड़ हो गई सर? तो सुनिए जरा, अगर वो सेकंड कंडीशन में भी x इक्वल टू 2 एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हम अभी gx कौन सा कंसीडर कर लेंगे? हम अभी gx कंसीडर कर लेंगे 3x वाला। नहीं कर सकते क्या कंसीडर? अरे सर बिल्कुल कर सकते हो कंसीडर, क्योंकि उसने लिख दिया ना x इक्वल टू 2 भी तो हो सकता है। तो अभी gx कौन सा कंसीडर हो गया? ये वाला कंसीडर हो गया। तो gx ये वाला कंसीडर हो गया, तो यहां पे अगर आपने 2 रख दिया तो ये 3 टाइम्स ऑफ 2 हो गया। सॉल्व किया आपने तो g ऑफ 2 क्या मिलेगा? 3 2 6। अरे सर क्या दिक्कत हो गई ना दिक्कत बच्चों? जब x बराबर 2 कंसीडर किया तो आप ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों ले सकते थे। पहले वाली कंडीशन के हिसाब से 2 डालने पे 4 आंसर आ रहा है, दूसरे वाली कंडीशन के हिसाब से 2 डालने पे 6 आंसर आ रहा है। तो हमको ये समझ में आता है कि 2 का एक इमेज 4 है, 2 का दूसरा इमेज 6 है। अरे यार, एक बंदे ने 2 पे निशाना लगा दिया, बात खत्म हो गई ना। यही चीज तो नहीं होनी चाहिए, एक बंदे से, एक एलिमेंट से 2 तीर नहीं निकल सकते हैं। ऐसा कंडीशन हो गया तो क्या ये फंक्शन है? नहीं है। मतलब अपन कह सकते हैं कि हमारा g जो है फंक्शन नहीं है। और f फंक्शन है, ये कैसे शो करा अपन ने? सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिखा कि भैया f फंक्शन के लिए ऐसा कोई भी x नहीं है जिसके लिए मोर देन 1 इमेज हो, या फिर उसको और सरल भाषा में लिखने का ये तरीका है कि f फंक्शन के लिए हर x के लिए एक यूनिक इमेज है, तो f फंक्शन है। लेकिन g फंक्शन नहीं है, उसके लिए आपको ये माथापच्ची करनी पड़ेगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये फंक्शन के एग्जांपल का जो वीडियो है यहां पे समाप्त करते हैं एक क्वेश्चन होमवर्क देने के साथ। अरे रे रे, एक क्वेश्चन बच गया, इसको कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन होमवर्क देंगे, गलती से भूल गया। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां पे उन्होंने लिखा है कि आपका fx जो है वो x स्क्वायर है। आपका fx क्या है बच्चों? वो x स्क्वायर है। आपको कुछ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड करना है f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। बच्चे सोचते हैं अरे ये तो इतना सिंपल है, 1.1 की वैल्यू पुट करो, 1 की वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो, आ गया आंसर। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आपको आसान तरीका कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिए। 1.1 को ऐसा कंसीडर कर लीजिए कि ये a है, और 1 को ऐसा कंसीडर कर लीजिए कि ये b है। कर लो कंसीडर, ठीक है, कर लिया कंसीडर सर। तो न्यूमरेटर क्या हो गया? f ऑफ a माइनस f ऑफ b, और नीचे क्या हो गया? 1.1 माइनस 1 यानी कि a माइनस b। अरे भैया fx क्या था? x स्क्वायर, तो f ऑफ a क्या होगा? a स्क्वायर। fx क्या था? x स्क्वायर, तो f ऑफ b क्या होगा? b स्क्वायर। नीचे क्या है? a माइनस b। मेरे को एक बात बताओ, न्यूमरेटर में कोई आइडेंटिटी लगती दिख रही है? हाँ सर दिख रही है ना, कौन सी वाली? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होती है a माइनस बी a प्लस बी। नीचे क्या है? नीचे a माइनस बी है। अरे जनाब, क्या मैं a माइनस बी और a माइनस बी को कैंसिल कर सकता हूं? अरे हाँ सर, क्या दिक्कत की बात है। आंसर क्या आया? आंसर आ चुका है a प्लस बी। यानी कि हमने ये देखा कि इस चीज को सॉल्व करने पे आंसर क्या मिला? a प्लस बी। अरे a कितना है? 1.1 है। अरे b कितना है? 1 है। ऐड कर दोगे, आंसर कितना मिला? 2.1। तो ये जो चीज आपको दी गई थी, इसका फाइनल आंसर कितना मिला? इसका फाइनल आंसर मिला आपको 2.1। तो इस टाइप के भी सिंपल क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। चलिए, तो अब जो है इस वीडियो को खत्म करने का वक्त आ चुका है, बट एक क्वेश्चन होमवर्क ले लीजिए, और वो क्वेश्चन है ये। इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो आपका काम है कि आपको इसको सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन करना है, और अगर सोल्यूशन चेक करना है तो आरडी शर्मा को आप रेफर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने उसी बुक से उठाया है, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने उसी बुक से उठाया है। चलिए, फिलहाल ये वीडियो होता है खत्म। तो इतने ही एग्जाम्पल्स थे जो कि मुझे आपको फंक्शंस में करवाने थे। आई होप आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो सारे क्वेश्चंस क्लियर है। अब लास्ट में बस मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट के बारे में जान लो, बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी पढ़ाई को अच्छा करना चाहते हो, टेंशन मत लो, यहाँ पे भी हम कोई पैसे नहीं लेते हैं। बस इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि यूट्यूब पे क्या होता है, जैसे कि फंक्शन की आपने वो थ्योरी वाली वीडियो पढ़ी नहीं, आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए, गड़बड़ हो गई ना, एक वीडियो मिस हो गई। अब एक वीडियो मिस हो गई तो कॉन्सेप्ट भी मिस हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में अपन क्या करते हैं, अपन इसके वेबसाइट पे जाते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के गूगल क्रोम खोलते हैं, टाइप करते हैं www.magnetbrains.com, वेबसाइट खुलती है। इसमें सीबीएसई इंग्लिश वाले सेक्शन में अपन क्लास 11th को सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करते ही क्लास 11th में जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब मिल जाती है। मैथ्स पढ़ना है तो ये मैथ्स रहा, वॉच नाउ का ऑप्शन दबाना, और जितनी चीज़ें कवर हो चुकी होंगी वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो उसमें चैप्टर पर दबाइएगा और फिर चैप्टर की वीडियोज़ आपके सामने प्ले हो जाएंगी। एंड यू ऑलरेडी नो दैट इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सब कुछ फ्री में हम आपको
आपको प्रोवाइड करते हैं। 3 काम जरूर करने हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, जितना हो सके वीडियो को शेयर, एंड पर्सनली अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए, प्लीज कमेंट करिए, अच्छा कमेंट करिए। अगर कोई क्रिटिसाइज करने वाला कमेंट है तो भी करो, कोई डाउट है तो भी आप वहां पे पुट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फंक्शन क्या होता है, उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिस्कस किए हैं, एग्जांपल डिस्कस किए हैं। अगर थ्योरी और एग्जांपल वाली वीडियो देख लिया है ना आपने, तो फंक्शन चैप्टर जो है आपका स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन यहां पे रिलेशन फंक्शन चैप्टर खत्म नहीं होता है, अभी बहुत सारी बातें बची हैं जो आपको इसके आगे वाली वीडियोस में मिल जाएंगी। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को देखने में टाइम इन्वेस्ट किया, एंड आई होप कि इस वीडियो ने आपकी पढ़ाई में हेल्प की होगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अदर वीडियोस एट मैग्नेट ब्रेन्स।